हितेश स्पिरिट क्वीन के उपचार पर ध्यान दे रहा था तो उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो बस यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे लगा कि वह कुछ स्पष्ट चूक रहा है। वह काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा। अंततः उसे समझ में आया कि यह क्या था। अच्छा, ठीक है, ये बहुत शांत है। उस बड़बड़ाती घास का क्या हुआ? वह उस जगह की ओर मुड़ा जहां भूतकाल में आत्मा घास उसे डांट रही थी। वहां आत्मा घास अभी भी मौजूद थी, लेकिन चमकने लगी थी। हर गुजरते सेकंड के साथ घास और अधिक चमकती जा रही थी और उसका आकार बढ़ता जा रहा था। हितेश को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे लग रहा था कि इसका संबंध आत्मा रानी की उंगलियों से है। जब उसकी उंगलियां जमीन पर गिरीं तो वे आत्मा सार के रूप में बिखर गईं। यह जमीन द्वारा अवशोषित हो गया और पोषण के रूप में आत्मा घास में चला गया। उसे क्या हो रहा है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। वह विकसित हो रही है, स्पिरिट क्वीन ने उत्तर दिया। ठीक वैसे ही जैसे एक समय में एस्टेलिना विकसित हुई थी। मैं समझ गया। हितेश ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द समझे उसकी आंखें खुल गईं। एक मिनट रुको, ठीक वैसे ही जैसे एस्टेलिना ने किया था। क्या आप ये कह रहे हैं कि आत्माएं इसी तरह जन्म लेती हैं? उसने पूछा। उसे इस तरह के रहस्य का पता चलने की उम्मीद नहीं थी। क्या इसका मतलब ये था कि वह वास्तव में एक शिशु आत्मा से बात कर रहा था और सिर्फ घास नहीं उगल रहा था? ये सही है। मैं तुम्हें फिर से परिचय कराती हूँ। उसने उगती घास की ओर इशारा किया। वह रेसिपी है, मेरी दूसरी बेटी। हितेश को नहीं पता था कि आत्माएं कैसे पैदा होती हैं, लेकिन उसने वास्तव में ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। वह केवल अपने माथे को रगड़ सकता था, ये सोचकर कि उसने रेसिपी को उसकी मां के सामने कैसे रौंदने की धमकी दी थी। मैं ये भूल जाता हूं कि मैं अपनी सामान्य बुद्धि से इस दुनिया का न्याय नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब यह है कि वह भी लोली या हरक्लिच की तरह कुछ और बन जाएगी? उसने अपना सिर हिलाया और उस विचार को त्याग दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह असंभव है। स्पिरिट क्वीन एक परिपक्व वयस्क महिला की तरह दिख रही थी। एस्टेलिना भी सभ्य दिख रही थी, इसलिए यह असंभव लग रहा था। अनंत काल जैसा लगने वाले समय के बाद विकास की प्रक्रिया समाप्त हो गई। चमकदार रोशनी गायब हो गई और रेसिपी प्रकट हुई। रेसिपी ने अपना विकास पूरा कर लिया और हितेश की संतुष्टि के लिए वह लोली में विकसित नहीं हुई थी। उससे बात करते समय उसके बचकाने व्यवहार के बावजूद वह एक अच्छी लड़की बन गई थी जो 20 साल से कुछ ऊपर की लग रही थी। क्या उसके शरीर पर हरे निशान होने चाहिए? हितेश ने रेसिपी में कुछ गड़बड़ देखी। उसके कंधों पर एक हल्का हरा निशान था, और वह सिर्फ एक जगह नहीं थी। ऐसा ही निशान और भी कई जगहों पर पाया जा सकता था। उन्हें वे निशान अजीब इसलिए लगे क्योंकि स्पिरिट क्वीन फेलोना और एस्टेलिना के पास वे निशान नहीं थे। कुछ भी हो, उन निशानों ने उसे उसके जहर के पेंडेंट की याद दिला दी। उसके पेंडेंट का रंग भी हरे रंग का ही था। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि कहीं उससे जहर तो नहीं दिया गया। हालांकि उसने स्पिरिट क्वीन के त्यागे हुए सार को सोख लिया था, फिर भी यह कुछ हद तक उसके जहर के साथ मिला हुआ था। उसने सोचा कि आत्मा रानी के पास उसके लिए कोई स्पष्टीकरण होगा, लेकिन वह भी उतनी ही उलझन में थी। उसने सोचा था कि जब उसकी उंगलियां आत्मा सार में विलीन होंगी तो केवल सार ही पृथ्वी में प्रवेश करेगा, विष नहीं। इसीलिए उसने रेसिपी के विकास में कुछ गड़बड़ होने की संभावना पर विचार नहीं किया। लेकिन वह देख सकती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। यह विचित्र विष भी उसके सार के साथ विलीन हो गया था और रेसिपी के विकास का एक हिस्सा बन गया था। उसने अपनी बेटी की जांच की कि कहीं जहर उसके लिए हानिकारक तो नहीं है, लेकिन पूरी जांच के बाद भी से उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला। उसके सार में जहर का थोड़ा सा अंश था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि इससे उसे कोई नुकसान हो। इसके बजाय जहर का सार उसका एक हिस्सा बन गया था। यह उतना घना या शक्तिशाली नहीं था जितना कि हितेश के पेंडेंट के भीतर था। यह निश्चित रूप से उस चीज के करीब भी नहीं था जो हितेश हमला करते समय पेंडेंट से निकाल सकता था, लेकिन फिर भी यह वहां था। जब स्पिरिट क्वीन ने समझाया कि क्या हुआ होगा तो हितेश केवल अपना माथा रगड़ सकता था और उस बेतुकी बात के बारे में सोच सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि रेसिपी फेलोना और इस पेंडेंट की बेटी है? वह पेंडेंट उसका अपना था, या यूं कहें कि जब से वह उसके गले में आया था तब से वह उसका हिस्सा बन गया था। उसने उसे उतारने की कोशिश की थी, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर पाया। यदि पेंडेंट ने रेसिपी के विकास में मदद की तो इसका मतलब यह था कि अप्रत्यक्ष रूप से उसने रेसिपी को इस रूप में विकसित होने में मदद की। आत्माओं की दुनिया में विकास ही उनका सच्चा जन्म था,
और सार ही वह चीज थी जिसने इसे संभव बनाया। रेसिपी के साथ वह इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गया था। तुम विकृत हो, अपनी बेशर्म निगाहों से मुझे गंदा करना बंद करो। रेसिपी ने हितेश को डांटा जो बस उसे देख रहा था। उसके शब्दों ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। और वह अभी भी वैसी ही है। मैं क्या सोच रहा था? ये सिर्फ सार है और मैं कोई आत्मा नहीं हूं। ये कितना बेतुका विचार है। हितेश ने शुरू में अपने मन में आए बेतुके विचार को अस्वीकार कर दिया। जैसे ही उसने अपना दिमाग साफ करना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण अचानक चमक उठा। एक विस्फोट के बाद उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा, जो एक चमकीले जादुई घेरे से ढका हुआ था। क्या आत्माएं भी जादुई घेरे का उपयोग करती हैं? उसने जोर से सोचा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर पाता, उसने आकाश में मैजिक सकल से एक भयानक अग्नि तूफान को उतरते देखा, जो इस उद्यान के ठीक ऊपर स्थित द्वीप को निशाना बना रहा था। रॉयल सिटी ऑफ स्पिरिट रियल में कई द्वीप थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग परत का निर्माण करता था। सामान्यतः सीमावर्ती शहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे द्वीप पर आना होता था, क्योंकि पहला द्वीप आत्मा रानी का निजी उद्यान था। एस्टेलिना की चालाकी की वजह से ही हितेश सीधे पोर्टल से गार्डन में आया। बाकी लोग अलग थे, खासकर वह जो पोर्टल के जरिए जबरदस्ती घुसा था। नेक्रोमेंसर टॉवर से नेक्रोमेंसर अपने हाथ में एक छोटे काले गोले के साथ खेलते हुए दूसरी मंजिल के पोर्टल से बाहर निकला। द्वार के ठीक बाहर तैनात गार्डों ने अजनबी को द्वार से आते देखा। अगर वह कोई सामान्य दिखने वाला व्यक्ति होता तो गार्ड उससे पूछताछ कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने उसका भयानक चेहरा देखा और उसकी घिनौनी आभा को महसूस किया, तो उन्हें यकीन हो गया कि वह मेहमान नहीं है। उन्होंने उस व्यक्ति से कोई सवाल नहीं किया और सीधे उस पर हमला कर दिया। दुर्भाग्यवश जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति पर हमला किया, एक विस्फोट हुआ जिससे वे सभी उड़ गए। उनके अंग चारों ओर उड़ने लगे तथा उनके साथ ताज़ा खून भी बहने लगा। अब यह एक अच्छा स्वागत है, कंकाल जादूगर ने अपना हाथ उठाते हुए दिल खोलकर हंसा। मैं बहुत खुश हूं, मुझे एक अच्छे मेहमान की भूमिका भी निभाने दो। नरक। उसके शब्दों के बाद आकाश में एक जादुई घेरा दिखाई दिया, जो जटिल जादू से भरा हुआ था। हालांकि वह सिर्फ एक जादुई घेरे तक ही सीमित नहीं रहा। एक के ऊपर उसने ताकत को और बढ़ाने के लिए 2 और जादुई चक्र लगा दिए। यहां तक कि सीमावर्ती शहर में भी एक अच्छा खिलाड़ी था जो 2 बार बच गया। राजधानी के लिए मेरी उम्मीदें और भी अधिक हैं। मैं इसे तुम्हारे लिए और भी खास बना दूंगा। 3 जीवित बचो और तुम हमारे महान उद्देश्य के लिए सामग्री बनने के योग्य हो जाओगे। जब 3 जादुई चक्र पूरे हो गए तो दूसरे द्वीप पर आग का तूफान आया, जिसने वहां की हर चीज को निगल लिया। ट्रिपल स्टैक्ड इन्फर्नो ने दूसरे द्वीप के ऊपर की सुरक्षा बाधा को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। ये दृश्य देखकर नेक्रोमेंसर ने निराशा में आह भरी। उन्होंने सीमावर्ती शहर में बैरियर से कम कुछ हद तक सुधार की उम्मीद जताई। क्या मैंने सचमुच उनका अतिमूल्यांकन कर लिया था? उसने जोर से सोचा। यह क्या हो सकता है? उसकी निराशा जल्द ही दिलचस्पी में बदल गई, क्योंकि उसे अपनी लौ की गहराई में कुछ चमकीला दिखाई देने लगा। जब लपटें गायब हो गईं, तो वह और भी स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गया। नरक की गहराई में एक महिला प्रकट हुई थी और उसने केवल एक ल इशारे से अपने आसपास की लपटों को बुझा दिया। ट्रिपल स्टैक्ड इन्फर्नो के साथ भी इस शहर का विनाश महत्वहीन था, क्योंकि यह उस महिला द्वारा संरक्षित था। मैं समझ गया। तो सबसे अच्छी सामग्री ने आखिरकार सामने आने का फैसला कर लिया है। आत्माओं की रानी। आत्मा रानी के एक ओर एस्टेलिना खड़ी थी, दूसरी ओर रेसिपी थी। जहां तक हितेश का प्रश्न है, वह तीसरे द्वीप पर उतर चुका था और दूसरे द्वीप को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। क्या वह नेक्रोमेंसर है? जादू को देखकर उस व्यक्ति को नेक्रोमेंसर कहना असंभव था। वह ज्वाला जादू का उपयोग कर रहा था, जो कि ज्वाला टॉवर की विशेषता हुआ करती थी। दूसरी ओर जादूगर के चेहरे और उसके पूरे व्यक्तित्व को देखकर हितेश को लगा कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक नेक्रोमेंसर था। वह एक वास्तविक इंसान की तुलना में एक चलते फिरते कंकाल के अधिक करीब लग रहा था। नेक्रोमेंसर जादूगर भी खुद को कमजोर महसूस नहीं कर रहा था। अगर वह नेक्रोमेंसर टॉवर का सदस्य था, तो हितेश को यकीन था कि वह निश्चित रूप से एक उच्च पद पर था। अगर ऐसा था, तो उसने जो इन्फर्नो मंत्र इस्तेमाल किया था, वह उसकी विशेषता भी नहीं थी। वह बस इन्फर्नो का इस्तेमाल करके इस जगह के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह आत्माओं से कह रहा था कि वे अभी उसके सच्चे नेक्रोमेंसी मंत्र का उपयोग करने के लायक नहीं हैं।
नेक्रोमेंसर टॉवर स्पिरिट रियल्म पर हमला क्यों कर रहा है? नहीं, वे यहाँ कैसे पहुंचे? उसने सोचा था कि आत्मिक क्षेत्र एक विशेष स्थान है जिसमें केवल आत्मा की सहायता से ही प्रवेश किया जा सकता है और बाहर निकला जा सकता है। क्या किसी आत्मा ने उन्हें धोखा दिया और इस व्यक्ति को लाया, या नेक्रोमेंसर ने अपना कोई तरीका खोज लिया? उन्होंने कहा कि उन्होंने घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमावर्ती शहर बनाया था। जब उन्होंने घुसपैठिए कहा तो क्या उनका मतलब नेक्रोमेंसर टॉवर था? हितेश तीसरे द्वीप के किनारे पर बैठा था जहां से उसे दूसरे द्वीप का पूरा नजारा साफ दिखाई दे रहा था। यहां से वह युद्ध में बहे बिना वहां हो रही हर चीज को देख सकता था। यह अजीब है। अगर नेक्रोमेंसर टॉवर वास्तव में इस जगह को नष्ट करना चाहता था तो क्या ये वास्तव में इतने लंबे समय तक टिक सकता था? नेक्रोमेंसर टॉवर मानव दुनिया में भी एक भयान का अस्तित्व था। यह विशेष रूप से उनके टॉवर मास्टर के लिए मामला था। ऐसा कहा जाता था कि नेक्रोमेंसर टॉवर युद्ध के लिए सबसे खराब शत्रु था, क्योंकि उनके मृत्यु, जादू और शक्तिशाली मरे हुए सैनिकों के कारण उनसे निपटना काफी कष्टकारी था। वे न केवल खुद शक्तिशाली थे, बल्कि वे अपने दुश्मनों को मारकर उन्हें अपनी सेना में बदल भी सकते थे। दुश्मन की ताकत जितनी बड़ी होती, युद्ध में नेक्रोमेंसर टॉवर उतना ही बेहतर होता। इसलिए ये कहा जाता था कि नेक्रोमेंसर टॉवर से निपटने के लिए सबसे अच्छी रणनीति ये थी कि युद्ध में जितना संभव हो सके उतनी कम सेना ले जाएं। लेकिन फिर भी यह असंभव था। लाखों मरे हुए लोगों के खिलाफ एक छोटी सी सेना क्या कर सकती है? और अगर वे किसी तरह टॉवर मास्टर तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए तो क्या वे उस राक्षस को हरा भी पाएंगे? शुरू में हितेश को टावर मास्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने जो अध्याय पढ़े थे उनमें उस व्यक्ति का ज्यादा जिक्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की, भले ही वह अफवाहों के रूप में ही क्यों न हो। ऐसी ही एक अफवाह ये थी कि नेक्रोमेंसर टॉवर का टावर मास्टर एक ऐसा अस्तित्व था जो वास्तव में अमर था। चाहे उसे कितनी भी बार मारा जाए, वह हमेशा जिंदा होकर लौट आता था। अगर उस तरह का अस्तित्व आत्मिक क्षेत्र को नष्ट करना चाहता था तो आत्माओं का बच पाना असंभव था। फिर क्यों? कुछ तो ठीक नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि टावर मास्टर भी यहां आएगा? उसने सोचा। वह नेक्रोमेंसर टॉवर का वारिस था, लेकिन साथ ही उनका दुश्मन भी था। अगर टावर मास्टर यहां आता तो वह उस स्थिति से निपटने में पर्याप्त आश्वस्त नहीं होता। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनका सिस्टम अभी भी मौजूदा कार्य पर ही अटका हुआ था। अगर नेक्रोमेंसर टॉवर ने इस जगह पर कब्जा कर लिया तो उनसे नियंत्रण लेना होगा। यह आत्माओं से निपटने से भी बड़ा सिरदर्द था। इस स्थिति में वह जानता था कि बहुत सी चीजें उसके भाग्य पर निर्भर थीं। सबसे पहले टावर मास्टर को अनुपस्थित होना था। दूसरे, ये कंकाल जादूगर नेक्रोमेंसर टॉवर का एकमात्र दुश्मन होना चाहिए था। और तीसरे, आत्माओं को इस हद तक हार का सामना करना पड़ा कि उन्हें उससे मदद की भीख मांगनी पड़ी। केवल तभी जब ये शर्तें पूरी होती, वह अपनी योजना को क्रियान्वित कर सकता था और आत्मिक क्षेत्र का नियंत्रण अपने लिए छीन सकता था। फिलहाल उन्होंने तीनों शर्तें पूरी करने के लिए प्रतीक्षा और देखो का दृष्टिकोण अपनाया है। फिलहाल वह एक दर्शक से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरे द्वीप के आकाश में एस्टेलिना सदमे से भर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक घुसपैठिया इतनी आसानी से शाही शहर में घुसने में कामयाब हो गया। आखिरकार उसे सीमावर्ती शहर से आए हुए ज्यादा समय न ही हुआ था। क्या इसका मतलब ये था कि ले और बाकी सभी पहले ही मर चुके थे? ये निश्चित रूप से मनोरंजक था। चलो इसे एक बार फिर से करते हैं। नेक्रोमेंसर हंसा जब आकाश में एक और जादुई चक्र दिखाई दिया। हालांकि इस बार यह सिर्फ एक जादुई चक्र तक ही सीमित नहीं था। आत्मा रानी ने उस पर आक्रमण कर दिया तथा उसे स्टैकिंग पूरी करने भी नहीं दिया। हालांकि जादूगर की आकृति बस तितर बितर हो गई और उसकी जगह इस शहर के एक अन्य नागरिक ने ले ली। के धोखाधड़ी की अनुमति नहीं है। आत्मा रानी के पीछे से हंसी गूंजी। आत्मा रानी ने पलटकर फिर से हमला किया, लेकिन वही हुआ। उसके हमले से केवल एक और साधारण आत्मा ही कटी जो द्वीप पर रहती थी। इस बार नेक्रोमेंसर एस्टेलिना और रेसिपी के बीच में प्रकट हुआ। उसकी हंसी तेज हो गई। एक के बाद एक उसी जादुई चक्र को दोहराया गया जब तक कि वह उसी मंत्र के साथ प्रबलित जादुई चक्रों के साथ पूरा नहीं हो गया। ये काफी प्रभावशाली है। मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं इस हमले का सामना कर पाऊंगा या नहीं। एक अन्य स्थान पर हितेश ने आकाश में जादुई घेरे देखे और उनमें अपार जादुई शक्ति का अनुभव किया। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन जादुई घेरे को देखकर उसे कुछ अपनापन महसूस हो रहा था। यह एक अजीब सी अनुभूति थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था।
सातों मंत्र एक ही समय में सक्रिय हो गए और आकाश से और भी अधिक ज्वाला में तूफान उतर आया, मानो स्वर्ग आत्माओं को दंड दे रहा हो। आत्मा रानी फिलोना को बहुत परेशानी हुई। उसने इस व्यक्ति पर हमला किया, लेकिन उसने अपने एक आदमी को ही मार डाला। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह ये सब कैसे कर रहा है, लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। उसे पहले अपने लोगों को बचाना था। वह अपने आसपास से आत्मा का सार एकत्रित करके सीधे तूफान की आंख में उड़ गई। माँ, एस्टेलिना ने पुकारा, अपनी माँ को ज्वलंत तूफान में गायब होते हुए देखकर। केक, माँ, नेक्रोमेंसर की आवाज में और अधिक मनोरंजन भर गया जब वह अचानक एस्टेलिना की ओर मुड़ा। उसकी खोपड़ी पूरे 270 डिग्री घूम गई। माँ, 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 वह मजाकिया लहजे में चिल्लाया। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में काली लपटें टिमटिमा रही थीं। कितना मजेदार है। आत्माएं भी उन्हीं भावनाओं और निरर्थक रिश्तों से चिपकी रहती हैं जिनसे मनुष्य चिपके रहते हैं। उसकी ठंडी उंगलियां एस्टेलिना के चेहरे पर छू रही थीं, मानो वह किसी कीमती चीज की सराहना कर रहा हो। तुम नहीं जानते कि मृत्यु के सुंदर आलिंगन में ऐसी दुर्बलता के लिए कोई स्थान नहीं है। एस्टेलिना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने शुद्ध आत्मा सार का एक भाला बनाया और बिना किसी हिचकिचाहट के नेक्रोमेंसर पर फेंक दिया। हालांकि भाले के उसे छेदने से ठीक पहले वह गायब हो गया और पीछे एक काली ऊर्जा का भावर छोड़ गया। इसके बजाय उसके भाले ने उसकी जगह एक दूसरी आत्मा को मारा। के तुम्हें इससे भी अधिक प्रयास करने होंगे, आत्मा रानी की बेटी। उसकी आवाज सभी दिशाओं से गूंज उठी। ऊपर हितेश ने फैलती अराजकता को देखा। वह बहुत सी ऐसी चीजें देख सकता था जो दूसरों ने हंगामे के कारण नहीं देखी थी। सबसे पहले नेक्रोमेंसर ऐसा लग रहा था जैसे वह बस उनके साथ खेल रहा था, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं था। वह अपने स्थान पर किसी और को रखकर सभी हमलों से बचने में सक्षम था। सामान्य परिस्थितियों में हितेश को ये पता नहीं चलता कि यह कैसे काम करता है और उसके कौशल में क्या खामियां हैं, लेकिन एक पर्यवेक्षक के रूप में वह कुछ निशान देख पाया। उसने सोचा कि आत्माएं शक्तिशाली थीं, लेकिन नेक्रोमेंसर के खिलाफ उन्हें निश्चित रूप से कठिनाई हो रही थी, खासकर तब जब स्पिरिट क्वीन मंत्र के कारण विचलित थी और वह अपने लोगों की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। यद्यपि यह पहली बार था जब वह नेक्रोमेंसर के सामने आया था, फिर भी वह ये समझ पाया कि दुनिया नेक्रोमेंसर टॉवर से इतनी डरी हुई क्यों है। अभी तक टावर मास्टर ने खुद को प्रकट नहीं किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह यहां नहीं आया। इस एक व्यक्ति के पास जिस तरह की ताकत है, उसके लिए यहां अकेले आना ही उचित होगा। ऐसा लगता है कि यह प्रारंभिक शर्तों को पूरा करता है। उस स्थिति में क्या मुझे भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? विस्फोटों की आवाज के बीच अपनी सूची खोलते हुए उसने जोर से सोचा। आइए देखें कि यह चीज कितनी उपयोगी हो सकती है। वह अपनी सूची से केवल एक बड़ी ही चीज लाया था। यह एक आधुनिक दिखने वाली हैंडगन थी जिसे मन बुलेट का उपयोग करने के लिए संशोधित किया गया था। यह कोई साधारण बंदूक नहीं थी, बल्कि सिस्टम द्वारा उसे दी गई एक वास्तविक कलाकृति थी। वह इस बंदूक की ताकत का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसे इसका परीक्षण करने का उचित अवसर नहीं मिला। वह नहीं जानता था कि उसके मन से बनी गोली कितनी शक्तिशाली होगी, क्योंकि यह धारक के मन की शुद्धता और घनत्व पर निर्भर करता था। भले ही यह पर्याप्त शक्तिशाली न हो, फिर भी उसके पास इसका अच्छा उपयोग था, विशेष रूप से नेक्रोमेंसर के खिलाफ, जिसने अपने खेल सत्र के दौरान काफी खामियां उजागर की थीं। उसके दाहिने हाथ में मनगन था, बड़ी ही, और बाएं हाथ में वह तलवार थी जो उसने असुर संप्रदाय के गुरु की सूची से ली थी। इस समय यह उसके पास सबसे अच्छी तलवार थी। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति संप्रदाय में शामिल होता था तो उसे संप्रदाय के खजाने से एक हथियार चुनना होता था, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो वह हथियार वापस खजाने में चला जाता था। हालांकि हितेश के इस दुनिया में आने से पहले ही रेन इस संप्रदाय में शामिल हो गया था। उसे नहीं पता था कि रेन ने क्या चुना था, क्योंकि उसे अपने घर में कहीं भी कोई उचित हथियार नहीं मिला था। उसने जियू यंग से पूछा भी था कि क्या उसे याद है कि उसने क्या चुना था, लेकिन उसे भी नहीं पता था। उनके अनुसार यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख को भी नहीं पता था कि खजाने में से क्या निकाला जाता है, न ही उन्हें खजाने में रखी हर चीज के बारे में पता था। संप्रदाय का खजाना पिछली पीढ़ी से विरासत में मिला था और यह एक पीढ़ी बड़ी ही से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहा। यह एक शक्तिशाली प्रतिबंध से भरा हुआ था जिसके कारण किसी के लिए भी ये देख पाना असंभव था कि इसके भीतर क्या हो रहा है। इससे किसी के लिए भी एक से अधिक चीजें ले जाना असंभव हो गया। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच नहीं की गई कि कोई एक से अधिक चीजें न ले जाए।
आमतौर पर जिन्हें कोई अच्छा हथियार मिलता था वे उसके बारे में शेखी बघारते थे, जो दूसरों को ये जानन एक का एकमात्र तरीका था कि उन्हें क्या मिला है। रेन के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। हितेश को वाकई यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या रेन ने पहले भी कुछ चुना था, और अगर चुना था तो वह क्या था और वह कहाँ गया। क्या ये खजाने में वापस आ गया, यह मानते हुए कि रेन उसके आने के साथ ही मर चुका है। उसे यकीन नहीं था, वह बस इतना जानता था कि उसे अपने हथियारों का इंतजाम खुद ही करना होगा। एस्टेलेना और रेसिपी नेक्रोमेंसर से लड़ रहे थे, जो केवल उनके साथ खेल रहा था। दोनों जानते थे कि इस व्यक्ति से जीतना उनके लिए लगभग असंभव था। वे बस ऊंचे द्वीपों से शाही रक्षकों के आने का इंतजार कर रहे थे। युद्ध को देखते हुए लोगों का नोबल गिरना सामान्य बात थी, लेकिन हितेश ने बस लालच भरी आंखों से नेक्रोमेंसर को देखा। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं उसे मार दूं तो मुझे कितने स्तर मिलेंगे। जहां तक उसके दिल की बात है। धीरे धीरे उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। कंकाल में हृदय नहीं होता, लेकिन यह एक नेक्रोमेंसर था जो शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर सकता था। उसके लिए दिल न होना असंभव था, और अगर उसके पास दिल होता तो इसका मतलब था कि छोटी ई हितेश डेवोरर स्किल्स के साथ उसके कौशल चुरा सकता था। मुझे आशा है कि वह मुझे निराश नहीं करेंगे। ... जैसे जैसे ज्वलंत तूफान तीव्र होता गया, आत्मा रानी फेलोना ने उसे नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा सार की प्रचुर मात्रा का प्रयोग किया। ऐसा कहा जाता है कि किसी की रक्षा करना अक्सर किसी को मारने से अधिक कठिन होता है, और यह बात स्पिरिट क्वीन के मामले में सत्य साबित हुई। ऐसा लगता है कि आखिरी शर्त पूरी करना उतना आसान नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। क्या मैंने फेलोना को कमा का? आसमान में ऊपर उठकर हितेश ने फेलोना को उसकी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखा, जिससे उसे राहत मिली। वह हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था, लेकिन वह देख सकता था कि अभी सही समय नहीं आया है। वे इतने हताश नहीं थे, उनकी उम्मीदें अभी तक टूटी नहीं थीं। हालांकि यह केवल समय की बात है। हितेश ने नेक्रोमेंसर पर ध्यान केंद्रित किया, जो गंभीर होता दिख रहा था, खासकर अब जब रॉयल स्पिरिट योद्धा हजारों की संख्या में पहुंचने लगे थे। ये बेहतर है, मैं इसे एक बार और हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, नेक्रोमेंसर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने एक स्थानिक पोर्टल भी खोला था। फेलोना ने अपने लोगों की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी आत्मा को खत्म करती रही, जो पहले से ही हितेश के जहर से कमजोर हो चुकी थी। इस जहर ने उसे अपन बड़ी ही आत्मा को काफी हद तक बर्बाद करने पर मजबूर कर दिया था। अगर वह अपने आसपास की चीजों की परवाह किए बिना सिर्फ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करती, तो शायद वह प्रभावी ढंग से जवाबी हमला कर पाती। लेकिन इस स्थिति में वह खुद को पीछे पाती है। उसका शरीर आत्मा के सार की सुरक्षात्मक आभा से घिरा हुआ था। वह आग की विनाशकारी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित करने में कामयाब रही, और उसने लपटों को एक छोटे से गोले में समाहित कर लिया जो उसकी आत्मा के सार द्वारा सुरक्षित था। उसे एहसास हुआ कि यह कितना अस्थिर था। अगर वह कुछ नहीं करती तो ये केवल समय की बात थी कि लौ मुक्त हो जाएगी। गोले को उसकी सीमा तक संघनित करने के बाद उसने उसे अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। हालांकि यह उसके लिए जहर से अलग नहीं था। नेक्रोमेंसर भी स्पिरिट क्वीन के सफल बचाव से हैरान था। उसने धीरे से ताली बजाई। बहुत बढ़िया, लेकिन आप इसे कब तक जारी रख सकते हैं? उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपने चारों ओर देखा। पूरा द्वीप आत्मा योद्धाओं से घिरा हुआ था, उनमें से प्रत्येक ले से अधिक शक्तिशाली था। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे बहुत निराश हूं। चूंकि यह मामला है तो चलो इसे खत्म करते हैं। मैं अब और खेलने के मूड में नहीं हूं। जैसे ही नेक्रोमेंसर ने देखा कि शाही योद्धा उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं और उसे फंसाने के लिए एक घेरा बना रहे हैं, तो उसके चंचल भाव गायब हो गए। दूसरे द्वीप के नागरिकों को भी निकाल लिया गया था, जबकि नेक्रोमेंसर दूसरों के साथ व्यस्त था। इसके साथ ही फेलोना का जाल पूरा हो गया। अब चूंकि से यहाँ किसी की रक्षा करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह ठीक से लड़ सकती थी। और यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर जहर की तरह फैल रहे अशुद्ध ज्वाला सार के बावजूद वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये सब इतनी आसानी से खत्म करने दूंगी? चूंकि तुम खेलना चाहती थी तो मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा खेलने दो। फेलोना की आवाज बहुत ठंडी थी, उसमें जरा सी भी भावना नहीं थी। वही फेलोना जो हितेश से बात कर रही थी, कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। ओह, क्या यह असली है जिसे छिपा कर रखा गया था? दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है कि वह गलती कर रही है। हितेश, जो अभी भी तीसरे द्वीप पर था,
ने निराशा में अपना सिर हिलाया। हर क्लिच उपन्यास में अच्छे लोग शब्दों के साथ समय बर्बाद करना पसंद करते हैं, जिससे दुश्मन को अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। यह उसकी कितनी बड़ी गलती है। उसने उसे चेतावनी देने की कोशिश भी नहीं की। वह बस चीजों को बढ़ता हुआ देख रहा था, क्योंकि अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो यह उसके लिए फायदेमंद होगा। तभी कोई नायक, या यूं कहें कि उसके जैसा खलनायक प्रवेश कर सकता है और सब कुछ अपने कब्जे में ले सकता है। नेक्रोमेंसर ने एक स्थानिक पोर्टल खोला जो उसके भंडारण से जुड़ा था। उसने अपना हाथ पोर्टल के अंदर डाला और अंदर से कुछ लाया। यह एक पुराना क्रिस्टल जार था जिसके अंदर कुछ दरारें भी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी सस्ते गोंद से बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया हो। पहचान करना। हितेश ने तुरंत पहचान का प्रयोग किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह इतना बड़ा खतरा नहीं है कि बाद में भी उससे बाधा पहुंचा सके। ऐसा लगता है आत्माएं सचमुच इस मामले में उलझ गई हैं। जैसे जैसे वह विवरण पढ़ता गया, उसके भाव गंभीर होते गए। नेक्रोमेंसर टॉवर में वापस आकर भारी सांसों की आवाजें अंधेरे और खाली गलियारे में भर गईं, जबकि एक नकाबपोश व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। वह जल्द ही एक कमरे के पास पहुंच गया जो मौत की आभा से घिरा हुआ था। उसे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कमरे के पास पहुंचकर अपने जीवन के कुछ साल खो दिए, सिर्फ उस आभा से। वह कमरे के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दालान से ही वह चिल्लाया, मास्टर, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करनी है। क्या टावर मास्टर वापस आ गया है? कमरे के अंदर से एक कर्कश आवाज आई। प्रत्येक शब्द के साथ कमरे के चारों ओर मौत का माहौल मजबूत होता जा रहा था। नकाबपोश व्यक्ति डर के मारे पीछे हट गया, जिससे दूरी और बढ़ गई। ये वह बात नहीं है। ये स्पिरिट्स के जार के बारे में है। ये गायब है। मौत का माहौल और भी गहरा हो गया, टावर के पूरे हिस्से पर छा गया। टावर के अंदर मौजूद हर व्यक्ति घुटन महस बड़े ऊसा कर रहा था और अपने घुटनों पर गिर पड़ा। यहां तक कि नकाबपोश मुखबिर भी घुटनों के बल बैठ गया और अपना गला पकड़कर प्रत्येक सांस के लिए संघर्ष करने लगा। हर बीतते सेकंड के साथ उसकी त्वचा पर काली रेखाएं फैलत बड़ी ही जा रही थीं। कुछ ही सेकंड में वह काफी बूढ़ा लगने लगा। उस कमरे में प्रवेश करने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आवाज फिर आई, जिससे मुखबिर पर दबाव कम हो गया। लॉर्ड लिच। वह कुछ ही घंटे पहले वहां गया था, और उसके बाद मैं हर दिन की तरह वहां जांच करने गया। वह प्रतिदिन खजाने की जांच करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी खजानों की गिनती हो चुकी है और उनमें से कोई भी गलत व्यवहार नहीं कर रहा है। नेक्रोमेंसर टॉवर के सभी खजानों का अपना जीवन था, यहां तक कि नेक्रोमेंसर टॉवर भी उन्हें बिना किसी सावधानी के अकेला नहीं छोड़ता था। शापित खजानों की जांच करने वाले व्यक्ति के अलावा केवल लॉर्ड लेवल का टावर सदस्य या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति ही उस स्थान में प्रवेश कर सकता था। लेकिन उन्हें भी टावर मास्टर की अनुमति के बिना कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। वह परेशान करने वाला कंकाल। कमरे के अंदर की आवाज ठंडी हो गई। मैंने उसे मास्टर के आदेश के बिना स्पिरिट क्वीन पर जाने से मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसे गए हुए कितना समय हो गया? व्यक्ति ने पूछा। 1 घंटा हो गया है। अगर ऐसा है तो उस मूर्ख ने शायद पहले ही इसका इस्तेमाल कर लिया है। काफी देर तक वहां केवल सन्नाटा छाया रहा, जिसे कमरे के अंदर बैठे व्यक्ति ने तोड़ा। ठीक है, उसे खेलने दो। यह शायद सबसे अच्छा होगा। उस चीज के साथ वह संभवतः स्पिरिट क्वीन और कुछ अच्छी सामग्री के साथ वापस आएगा। एक बार वह वापस आ जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे मेरी बातों को नजरअंदाज करने के लिए पद से हटा दूंगी। मृत्यु का वातावरण कमरे में सिमट गया और नकाबपोश व्यक्ति अंततः घुटनों के बल बैठ गया। उसका झुर्रियों वाला चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, मानो उसे जीवन वापस मिल रहा हो। धन्यवाद मास्टर। नेक्रोमेंसर ने एक पोर आना जार निकाला जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण टूट सकता है। ऐसा लग रहा था कि यह हल्का सा बल लगने पर टूट सकता है, और इसमें कुछ भी खास नहीं था। हालांकि आइटम के विवरण में हितेश ने कुछ और ही देखा। यह कोई सस्ती वस्तु नहीं थी। अगर कुछ था तो वह एक ऐसा आइटम था जो उसके पेंडेंट सीरीज रिवॉर्ड के समान ही था। यह एक अनोखा टी आइटम था, जिसका मतलब था कि एक समय में इनमें से सिर्फ एक ही मौजूद था। उसकी अनोखी वस्तुओं के विपरीत, जार ऐसी चीज नहीं थी जो किसी से बंधी हो। कोई भी व्यक्ति स्पिरिट्स के जार का उपयोग कर सकता था, क्योंकि वास्तव में इसका कोई मालिक नहीं था।
तारांकन 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 तारांकन। वस्तु का नाम परित्यक्त आत्मा का जार। रैंक अद्वितीय स्तर। स्थायित्व 10/100। वर्णन ये वस्तु प्रथम आत्मा रानी द्वारा अपने मानव प्रेमी को उसकी मृत्यु के बाद उसके अपने लोगों के क्रोध से बचाने के लिए बनाई गई थी। एक बार सक्रिय होने पर 1,00,000 किलोमीटर तक का समस्त आत्मिक सार दबा दिया जाता है तथा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कूलडाउन 0,656 दिन। तारांकन 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 तारांकन। वास्तविक दुनिया में परित्यक्त आत्मा का जार अधिकांशतः बेकार था। आत्मा सार का प्रयोग आत्माओं के अलावा किसी अन्य द्वारा नहीं किया जाता था, इसलिए इसे दबाना बेकार था जब तक कि आत्माएं वास्तविक दुनिया में किसी को लक्ष्य न बना रही हों। वह वस्तु जो वास्तविक दुनिया में अधिकतर बेकार लगती थी, आत्मिक क्षेत्र में सबसे भयानक हथियार थी, क्योंकि आत्मिक सार ही आत्माओं के लिए सब कुछ था। इस बीच नेक्रोमेंसर को इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसे तो बस अपने मन के डार की चिंता थी, जो कि कलाकृति से अप्रभावित था। चूंकि यह मन को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए यह मेरे लिए भी काफी फायदेमंद होगा। जब हितेश ने जार का विवरण पढ़ा तो उसे और भी अधिक शांति मिली। इसके साथ ही उसे यकीन हो गया कि तीसरी शर्त भी जल्द ही पूरी होने वाली है। आत्मा रानी ने जार को पहचान लिया। यद्यपि उसने अतीत में इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, फिर भी उसके लिए पहली स्पिरिट क्वीन द्वारा बनाई गई किसी चीज को न पहचानना संभव नहीं था, जो उन सभी की मूल निर्माता थी। ये जार उनके शर्मनाक अतीत का अवशेष था, जिसे वह भूल नहीं सकती थी। ये बहुत समय पहले खो गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तुम क्यों करोगे? जैसे ही जार को बाहर लाया गया, उसके चारों ओर का आत्मा सार लालच से उसके खोल द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। स्पिरिट क्वीन ने जार पर हमला किया ताकि उसे बड़े उरी तरह से सक्रिय होने से रोका जा सके। नेक्रोमेंसर की ओर हमलों की बौछार हुई। अन्य स्पिरिट वॉरियर्स ने भी ऐसा ही किया। संयुक्त हमला इतना शक्तिशाली लग रहा था कि पलक झपकते ही कई राज्यों को नष्ट कर सकता था। सभी हमलों से आसपास का वातावरण इतना चमकीला हो गया कि कुछ भी ठीक से देख पाना असंभव हो गया। हर तरफ से हो रहे हमलों को देखकर नेक्रोमेंसर डरा हुआ नहीं दिखा। इस बार उसने अपना शरीर नहीं बदला, उसने बस जार से पुराना ढक्कन हटा दिया। इसके साथ ही परित्यक्त आत्माओं का जार पूरी तरह से सक्रिय हो गया और आत्मा सार का अवशोषण एक अविश्वसनीय सीमा तक बढ़ गया, जैसे कि जार अपने आसपास की हर चीज को निगल रहा था और उसे अपने भीतर अनंत स्थान में रख रहा था। आत्माओं के हमले भी आत्मा सार से ही किए जाते थे, जो उनकी शक्ति का आधार था। जार साधारण आत्मा सार और हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सार के बीच अंतर नहीं करता था। जार के प्रभाव से हमलों की दिशा बदल गई, जिससे वे पुनः शुद्ध आत्मा सार की ओर मुड़ने लगे। एक के बाद एक हमले नेक्रोमेंसर से चूक गए और परित्यक्त आत्माओं के जार में प्रवेश कर गए। चमकदार रोशनी जल्द ही गायब हो गई और नेक्रोमेंसर अभी भी पूरी तरह से ठीक खड़ा था। इसके बजाय यह आत्मा योद्धा थे जो एक के बाद एक आसमान से गिरने लगे। आत्मा रानी लंबे समय तक प्रकाश का विरोध करने में सक्षम थी, लेकिन फिर भी उसे घुटन महसूस हुई। यहाँ तक कि उसने लड़ने के लिए जो आत्मा सार इकट्ठा किया था, उसे भी जार उसके शरीर से निगल रहा था। क्या ये सुंदर नहीं है? नेक्रोमेंसर हंसा। आत्मा योद्धाओं को टूटते तारों की तरह गिरते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पिछले पाप तुम्हें परेशान करने के लिए वापस आ गए हैं। यह उनके लिए देखने लायक एक सुंदर दृश्य था। क्योंकि आत्माएं मनुष्यों को नीची दृष्टि से देखती थीं, इसलिए वे तथ्य की सराहना नहीं करती थीं कि एक मनुष्य को आत्मा रानी ने अपने पति के रूप में चुना है। उसने टूटे हुए जार को देखा, जिसमें आत्माओं का बहुत पहले का भूला हुआ अतीत छिपा था। उसकी उंगलियां उसे धीरे से सहला रही थीं। उन्होंने अपनी रानी को धोखा दिया, जिसने उन्हें इस दुनिया में लाया था, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे उसके निर्णय से सहमत नहीं थे। ये सब एक व्यर्थ बात के लिए था। पहली बार वह कुछ असहज सा लग रहा था, मानो वह अपनी प्रिय वस्तु को देख रहा हो। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी उसके पास इस दुनिया को नरक में बदलने की पर्याप्त शक्ति थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने प्रेमी की रक्षा के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया। उसने अपने प्रेमी को इस जार के साथ जबरदस्ती मानव दुनिया में भेज दिया।
जब वह मर गई तब भी उसने किसी से नफरत नहीं की। फिलोना की उड़ान भी अस्थिर हो गई क्योंकि वह आसमान से एक टूटते हुए तारे की तरह नीचे गिर गई। सौभाग्य से वह अपने पैरों पर खड़ी होने में कामयाब रही। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने नेक्रोमेंसर से पूछा जबकि दुनिया आत्मा के सार से शून्य हो रही थी। क्या तुम्हें वाकई ये पूछने की जरूरत है? फिलोना के पीछे एक व्यक्ति धीरे से उतरा जिससे वह हैरान रह गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीनों शर्तें पूरी होने पर हितेश तीसरे द्वीप से नीचे उतरा। उसने रेसिपी और एस्टेलिन को अपनी बाहों में उठा रखा था। वे अपनी मां जितनी सक्षम नहीं थीं। फिर अगर वे गिरने के दौरान नहीं मरते तो भी वे आत्मा सार की सुरक्षा के बिना चोटिल हो सकते थे। सौभाग्यवश उतरते समय उसने उनकी रक्षा की। यह असंभव है, फिलोना ने हितेश के शब्दों पर अविश्वास से कहा। नेक्रोमेंसर टॉवर में एक कमरा था जो चारों ओर मौत से घिरा हुआ था। कमरे के अंदर एक व्यक्ति बैठा था और विचारों में खोया हुआ था। उद्धरण चिन्ह, ये सोचना कि उसने परित्यक्त आत्माओं का जार ले लिया और व्यक्तिगत रूप से वहां जाने का उसका जुनून। ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ याद था। कुछ शब्द बोले जाने के बाद डरावनी खामोशी टूट गई। कितनी अफसोस की बात है। दुनिया के आत्मासार को जार द्वारा निगल लिए जाने के साथ हितेश की योजना की सभी 3 शर्तें पूरी हो गईं। इस समय स्थिति पर उसका पूरा नियंत्रण था। आत्माएं शक्तिहीन हो गई थीं और वे उस पर भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। वह उन्हें कुछ भी करने का आदेश दे सकता था और अगर वे जीवित रहना चाहते थे तो उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ती थी। जहां तक नेक्रोमेंसर का प्रश्न है, वह शक्तिशाली तो था लेकिन फिर भी केवल एक व्यक्ति था। मेरे प्यारे सिस्टम, मुझे यकीन है कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन देखो मैं कैसे चीजों को अपने पक्ष में मोड़ता हूं, हितेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सब कुछ ठीक होने के बाद उसने तीसरे द्वीप से छलांग लगा दी। हालांकि वह अभी आधे रास्ते पर ही उतरा था कि उसने देखा कि एस्टेलिना और रेसिपी नीचे गिर रहे थे और अपनी उड़ान को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। वह उन्हें गिरने दे सकता था, ये जानते हुए कि वे बच जाएंगे, लेकिन अंत में उसने उन्हें बचाने का फैसला किया। अपनी बंदूक और तलवार को कुछ समय के लिए पीछे रखते हुए वह उन दोनों की ओर उड़ गया। उसने अपनी बाहों से उनकी कलाइयों को लपेट लिया, जिससे उनकी गिरने की गति धीमी हो गई। क्या वह विकृत आदमी वापस आ गया है? रेसिपी चिल्लाए। यदि हितेश के हाथ व्यस्त नहीं होते तो वह पहले ही उसके माथे पर हाथ मार चुका होता। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें ऊपर किसी बड़े बदमाश के पास भेज दूंगा, उसने जवाब दिया। रेसिपी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैंने सोचा था कि तुम भाग गए हो, तुम वापस क्यों आए हो? एस्टेलिना ने पूछा। उसे सामान की तरह ले जाया जा रहा था। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि यह सोचे कि यह सब कुछ क्षणिक नैतिकता की भावना के कारण था। उसे यकीन था कि हितेश का अपना कारण था। मैं कुछ लेने के लिए वापस आया हूं जो मेरा है, हितेश ने अस्पष्टता से उत्तर दिया। और वह होगा? एस्टेलिना ने पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आखिरकार ये कमोबेश पहले ही पुष्टि हो चुकी है। हितेश फिलोना के पीछे उतरा। एस्टेलिना और रेसिपी को लेकर जो उस समय एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर नहीं थे। अगर वह चाहता तो आसानी से उन दोनों को मार गिरा सकता था। रास्ते में वह नेक्रोमेंसर द्वारा बताई जा रही कहानी सुनने में कामयाब हो गया। हालांकि वह पहले से ही किसी से भी बेहतर संदर्भ जानता था। वह जानता था कि उसने नेक्रोमेंसर पर पहचान कौशल का इस्तेमाल किया था, साथ ही जार पर भी। दोनों स्थिति स्क्रीन में एक बात समान थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? फिलोना ने पूछा। उसे एहसास नहीं था कि हितेश उसके पीछे उतरा था। आत्मा सार के बिना उसकी इंद्रियां भी सुस्त हो गई थीं। क्या तुम्हें सचमुच ये पूछने की जरूरत है? इसलिए क्योंकि वह प्रथम आत्मा रानी का मानव प्रेमी है और वह व्यक्ति है जिसे सबसे पहले परित्यक्त आत्माओं का जार दिया गया था। हितेश को भी इस बात पर विश्वास करना थोड़ा कठिन लगा जब उसने नेक्रोमेंसर की स्थिति स्क्रीन पर यह पढ़ा। नेक्रोमेंसर ही जार का मूल मालिक था, लेकिन जब उसने वस्तु का विवरण जांचा तो उसमें नेक्रोमेंसर को मालिक नहीं माना गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अब मनुष्य नहीं था। वह वही व्यक्ति था, लेकिन टावर मास्टर द्वारा एक मरे हुए व्यक्ति के रूप में जीवित किए जाने के बाद वह पूरी तरह से अलग अस्तित्व में बदल गया था। यह असंभव है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? फिलोना ने हितेश के शब्दों पर अविश्वास में कहा। आत्माएं पापी थीं। उन्होंने पहली आत्मा रानी को धोखा दिया था और उसके बाद कई शताब्दियों तक कई आत्माओं को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्होंने न केवल अपनी मां को मार डाला था, बल्कि उस मानव से उसका सब कुछ भी छीन लिया था।
जब आत्मा रानी चली गई और आत्मा क्षेत्र कमजोर होने लगा, तभी उन्हें अपने कार्यों की गंभीरता का एहसास हुआ। जवाब में आत्माओं ने अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए छोटी ई मनुष्यों के साथ अनुबंध करना शुरू कर दिया। यह उनके लिए हर आह्वान के साथ मनुष्यों से जीवन प्राप्त करके आत्मा क्षेत्र को मजबूत करने का एक तरीका भी था। हालांकि आत्माओं को पता था कि वे गलत थे, फिर भी कुछ चीजें अपरिवर्तित रहीं। भविष्य की आत्मा रानियों को फिर कभी किसी इंसान से प्यार नहीं हुआ। उन्होंने वही गलती न दोहराने का दृढ़ निश्चय किया। आत्मा रानी को अब किसी मानव के साथ अनुबंध करने या आत्मा क्षेत्र छोड़ने की भी अनुमति नहीं थी। ये सही है, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने इस क्षण के लिए अपनी मानवता बेच दी, नेक्रोमेंसर ने कहा। उसकी आवाज सभी 7 द्वीपों में गूंज रही थी। वही थी जिसने तुम्हें अस्तित्व में लाया। उसने तुम्हें बहुत प्यार किया। अपनी मृत्यु के बाद भी वो तुमसे नफरत नहीं कर सकी। लेकिन मैं वह नहीं हूं। तुमने उसे मुझसे छीन लिया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। जहां तक मुझे याद है, मैं नफरत तक की आग में जलता रहा हूं। यहां तक कि मरने के बाद भी मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता था, तुम सबका विनाश। दुर्भाग्यवश मुझे इस जगह में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं मिला। मैं अपने दिल में इस नफरत के साथ मर गया, इस कमजोरी के लिए खुद को कोसता रहा। आखिरकार एक दिन मैं मौत के आलिंगन से वापस आ गया। टॉवर मास्टर का शुक्रिया, मैं वापस आ गया। लेकिन मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जब तक मैंने इस जार को नहीं छुआ, तब तक मुझे सब कुछ याद नहीं था। मुझे मूर्खता महसूस हो रही है, ये सोचना कि मृत्यु ने मुझे उसके बारे में भुला दिया। मृत्यु ने मुझे आप सभी के बारे में भुला दिया। लेकिन एक बार फिर उसने मुझे अनंत अंधकार में प्रकाश दिखाया और मुझे याद दिलाया। उसकी उंगलियां उस जार को सहला रही थीं, जो उसके लिए सबसे कीमती चीज थी, साथ ही एकमात्र संपत्ति जिसे वह अपना कह सकता था। जैसे ही उसे अपना अतीत याद आया, वह यहाँ आकर आत्माओं पर नरक बरसाना चाहता था, लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं थी। अब जाकर उसे भौतिक संग्रह की अनुमति मिली थी। अगर मैं पर्याप्त सामग्री नहीं लाऊंगा तो मुझे दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन मैं सारा दोष स्वीकार करूंगा, बशर्ते मैं आप सभी को खत्म कर सकूं। अगर मैं उसके बाद सचमुच मौत के आगोश में लौट भी जाऊं, तो भी मुझे खुशी होगी। मैं तुम सबको अपने साथ घसीट कर ले जाऊंगी ताकि तुम उससे माफी मांग सको। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक बार फिर इन्फर्नो मैजिक सर्किल आकाश में प्रकट हुआ, लेकिन इस बार इसमें कुछ अलग था। इस बार चक्र अधिक जटिल लग रहा था, साथ ही इसमें मृत्यु से संबंधित मंत्र भी शामिल थे। जादुई घेरे को देखकर फेलोना के चेहरे पर उदासी छा गई। अपनी ताकत के बिना वह अपने लोगों की रक्षा भी नहीं कर सकती थी। क्या तुम्हें पता है कि सभी आत्माएं मारे जाने वाली हैं? हितेश ने अपना हाथ आत्मा रानी के सिर पर रखा और एक राक्षस की तरह उसके कानों में फुसफुसाते हुए उसे लुभाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है, जब तक आप ऐसा चाहते हैं। फेलोना मूर्ख नहीं थी जो यह नहीं समझ पाए कि हितेश क्या कहना चाह रही थी। इस स्थिति में सभी आत्माएं बेकार थीं। नेक्रोमेंसर के अलावा एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी लड़ सकता था वह था हितेश। वह नहीं जानती थी कि क्या हितेश वास्तव में नेक्रोमेंसर को हरा पाएगी, खासकर वह जो इतना शक्तिशाली था, यहां तक कि वह अपने लोगों की रक्षा करते हुए भी उसके जादू को मुश्किल से रोक पाती थी। इसके बावजूद इस समय वह उनकी एकमात्र आशा थे। उसने हितेश से नेक्रोमेंसर को हराने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उसे बस इतना चाहिए था कि उसके हाथ में मौजूद जार टूट जाए। उस जार को तोड़ दो। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे रोक सकेंगे। एक बार जब बर्तन टूट गया तब उन्हें विश्वास हो गया कि वे दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना भाग्य स्वयं अपने हाथों में ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश आत्माओं के लिए उस जार को तोड़ना असंभव था, क्योंकि उस पर उनके सभी हमले पहले से ही बेकार थे, और आत्मा सार की अनुपस्थिति में यह और भी बदतर था। केवल एक बाहरी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता था, और सौभाग्य से उनके पास बाहरी व्यक्ति ही था। हितेश ने अपने कान रगड़े, मानो उसने कुछ गलत सुना हो। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और बस आत्मा रानी को देखा। तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? एस्टेलिना ने सख्ती से कहा। जाओ और उस चीज को तोड़ दो। हितेश ने जवाब में सिर्फ आह भरी, उसके माथे पर हाथ मारा, जिससे वह पीठ के बल गिर गई। हालांकि उसने ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी एस्टेलिना ने अपना संतुलन खो दिया, क्योंकि वह इस समय कमजोर थी। क्या तुम मरना चाहती हो? एस्टेलिना ने अपना माथा रगड़ा, हालांकि इससे पहले कि वह खड़ी हो पाती। हितेश उसके पास आ गया। उसकी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह अपने नीचे कुछ देख रहा हो।
चूंकि उसने उससे सब कुछ लूटने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह नायक होते हुए ऐसा नहीं कर सकता था। उसे खलनायक बनना था, और वह उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार था। उसकी तीखी निगाहों के सामने एस्टेलिना को सचमुच अपने दिल की गहराई से डर उठता हुआ महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी खाल में एक प्राचीन जानवर है जो उसे देख रहा है। युवती, क्या तुम कुछ गलत समझ रही हो? उसने तलवार अपने हाथ में लेते हुए पूछा। उसने अपनी तलवार एस्टेलिना के हृदय पर तान दी तथा उसे दिखा दिया कि वह जब चाहे उसकी जान ले सकता है। पहले आपने मुझे मेरे घर से अगवा किया, फिर आप मुझे घसीटकर इस जगह ले आए और सीमावर्ती शहर में अपने लोगों से लड़ने के लिए मुझे बहकाने की कोशिश की। और अब आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लड़ूं। वह एक घुटने पर बैठ गया और उसके होठों को उसके कानों के पास ले आया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर तीसरी बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा? क्या हमें देखना चाहिए कि मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूं या नहीं? एस्टेलिना का चेहरा पीला पड़ गया। वह भूल गई थी कि हितेश एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे यहां लाने के बाद से एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी थी। यहां तक कि जब वह आत्मासार का उपयोग कर सकती थी, तब भी वह वापस लड़ने के लिए तैयार था। यहां तक कि जब वह सीमा शहर में आत्मा योद्धाओं से घिरा हुआ था, तब भी उसने उसे मारने की धमकी दी। जब वह लड़ सकती थी तो वह उससे डरता नहीं था। दूसरी ओर, अब वह जवाबी हमला भी नहीं कर सकती थी। वह ये भी नहीं जानती थी कि उनके लिए कौन ज्यादा खतरा है, नेक्रोमेंसर या ये साधारण सा दिखने वाला आदमी। वह हितेश को यहाँ ये सोचकर लाई थी कि वे भेड़िए हैं और वह एक अनमोल भेड़ है। लेकिन क्या यह इसके विपरीत था? क्या वे भेड़ें थीं? क्या वह अपने घर में एक भेड़िया लेकर आई थी? उसने नहीं सोचा था कि हितेश दुष्ट या खतरनाक होगा सिर्फ इसलिए कि वह जियू यंग के साथ था। वह नहीं जानती थी कि वह जियू यंग से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। हितेश खलनायक के रूप में अपने अभिनय में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसने उन सभी मुख्य विरोधी पात्रों से सीखा जिनके बारे में उसने पढ़ा था। हालांकि उसने वास्तव में उनमें से किसी को भी मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उन्हें डराना वाकई मजेदार था। इसके अलावा उन्हें डराना समर्पण के लिए बिल्कुल जरूरी था। वह अपने चुने हुए यह विकल्प को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। उसे राज्य सौंपे जाने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। उसे इसके लिए इनाम पाने की जरूरत नहीं थी। जवाब आसान था, उसे इस जगह पर कब्जा करना ही था। तुम विकृत मानसिकता वाले हो, मेरी बहन से दूर हट जाओ, रेसिपी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन जैसे ही हितेश की नजर उसकी ओर गई, वह भी वहीं जम गई। तुम्हारे लिए। हितेश खड़ा हुआ और रेसिपी के पास वापस चल आ गया। क्या मैंने तुम्हें पिछली बार चेतावनी नहीं दी थी? क्या हम देखेंगे कि नवजात आत्माओं से खून निकलता है या नहीं? उसने तलवार उठाए और पागलों की तरह उसकी धार चाटने लगा। यह एक और बात थी जिसे उसने एक छोटे ऊखे पात्र को करते हुए पढ़ा था, जो सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन वास्तव में उसे ऐसा करते हुए बहुत अजीब लगता था। फिलोना ने हितेश और उसकी बेटी के बीच आकर रेसिपी को अपने पीछे छिपा लिया। अपनी मदद के बदले में आप क्या चाहते हैं? उसने विषय को नेक्रोमेंसर पर वापस लाते हुए पूछा। मदद? मुझे डर है कि मैं बाहरी लोगों की सुरक्षा में मदद करने की योजना नहीं बना रहा हूं। लेकिन अगर यह कुछ ऐसा होता जो मेरा होता, तो मैं निश्चित रूप से इसकी रक्षा करता। आखिरकार मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजें ले जाए। हितेश ने अपनी तलवार नीचे कर ली, जबकि नेक्रोमेंसर की ओर देख रहा था, जो स्वयं ये देखकर भ्रमित था कि जमीन पर क्या हो रहा था। उसने सोचा कि लोग या तो डर जाएंगे या उससे माफी मांगेंगे। उसे उम्मीद थी कि वे उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट क्वीन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगी। इसके बजाय उसका सारा ध्यान मानव पर था। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें खेलने के लिए बहुत अधिक समय दे दिया। चलो फिर इसे खत्म करते हैं, उन्होंने इन्फर्नो के साथ स्टैक्ड मैजिक सकल को पूरा करते हुए कहा। फिलोना को हितेश के शब्दों के पीछे छिपे निहितार्थ समझ में आ गए। वह उनसे सिर्फ इनाम नहीं मांग रहा था, इसके बजाय वह उनसे वह सब कुछ मांग रहा था जो उनके पास था। वह आत्मा क्षेत्र का पूर्ण शासक बनने के लिए कह रहा था। अगर उसने पहले ये सुना होता तो वह इस पर हंसती। एक इंसान आत्माओं और उनके घर पर शासन करना चाहता था। यह अपने आप में एक बेतुका विचार था। न केवल वह उसके अनुरोध पर हंसती, बल्कि वह उसे ऐसे विचार रखने के लिए मार भी सकती थी। लेकिन अब चीजें बहुत अधिक जटिल हो गई थीं। क्या आपके पास हमारी मदद करने के अलावा कोई और विकल्प है? स्पिरिट क्वीन फिलोना हितेश की अनकही मांग से सहमत नहीं थी। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, तो आप भी यहीं मर जाएंगे।
क्या ये सही नहीं है? उसे सिर्फ जार तोड़ने में उसकी मदद की जरूरत थी। उसके बाद यह उसकी लड़ाई थी। उसे विश्वास नहीं था कि वह उनकी मदद के बिना नेक रोमांसर को हरा सकता है। वह उनकी मदद के बिना इस जगह को छोड़ भी नहीं सकता था। वह उनके साथ यहाँ फंस गया था। अगर वे मर गए तो वह भी मरने वाला था, और अगर वह मर गया तो वे भी मरने वाले थे। जीवित रहने के लिए ये दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां किसी एक का पलड़ा भारी हो। नेक्रोमेंसर लंबे समय तक जीवित रहा था। वह सिर्फ एक नेक्रोमेंसर नहीं था बल्कि एक मरे हुए नेक्रोमेंसर था जिसके पास किसी भी सामान्य नेक्रोमेंसर से कहीं ज्यादा जादुई ताकत थी। हितेश को आश्चर्य हुआ कि इस स्थिति में भी फेलोना इतनी शांति से सोच सकती थी। वह ताकतवर हो सकता है लेकिन वह मुझे हराने वाला नहीं है, उसने जवाब दिया। अगर वह कोई और नेक्रोमेंसर होता तो शायद बात अलग होती, लेकिन उसके साथ मैं उसे खुद ही हराने में सक्षम हूं। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो मैं बस एक दर्शक बनकर रह जाऊंगा। वह आप लोगों से सबसे अधिक नफरत करता है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह आप सभी को परेशान करने में अपना समय लगाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम उसे कैसे हरा सकते हो? फेलोना ने अविश्वास में पूछा। भले ही हितेश के पास कुछ अज्ञात खजाने हों, लेकिन उसके लिए उस लिच को मारना असंभव होना चाहिए था। उनकी ताकत में काफी अंतर था, खासकर इसलिए क्योंकि लिच किसी भी हमले से बचने के लिए अपने शरीर को दूसरों के साथ बदल सकता था। यहां तक कि उसका खुद का हमला भी उस पर नहीं पड़ता था। भले ही तुम मुझ पर विश्वास न करो, क्या इससे कुछ बदलता है? मैं मर भी सकती हूं और नहीं भी, हितेश ने जवाब में कंधे उचका दिए। लेकिन तुम निश्चित रूप से मरोगी। फेलोना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पीठ दीवार से सट गई हो। अगर वह इस हमले से बच भी जाती तो कितनी आत्माएं मारी जाती। क्या वह आत्मा रानी बनने वाली थी जिसके अधीन उसकी पूरी जाति गायब हो जाने वाली थी? फेलोना ने जमीन पर गिरे हुए स्पिरिट वॉरियर्स को देखा। जो स्पिरिट्स बच गए थे वे भी ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। एक के बाद एक, अगर वह कुछ नहीं करती तो वे सभी मारे जाने वाले थे। मैं अपनी पूरी प्रजाति का भाग्य तुम्हारे हाथों में नहीं सौंप सकती। मैं उनके लिए निर्णय नहीं ले सकती, आत्मा रानी ने दांत पीसते हुए कहा। ऐसी स्थिति में मैं हितेश धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन जब बॉस ने देखा कि आत्मा रानी अपने घुटनों पर गिर गई है तो वह वहीं जम गया। आत्माओं की रानी, सबसे शक्तिशाली आत्मा, एक आदमी के सामने घुटनों पर थी। अपने लोगों को बचाने के लिए वह अपने अभिमान को निगलने और एक साधारण इंसान के सामने घुटनों पर बैठने के लिए भी तैयार थी। एक आत्मा के लिए उनका अभिमान ही सब कुछ था, लेकिन आत्मा रानी हितेश को पूरे क्षेत्र और उसके लोगों के जीवन पर नियंत्रण देने के बजाय उस अभिमान का त्याग कर रही थी। सामान्य परिस्थितियों में हितेश उसकी बात मान लेता, यहां तक कि वह इतना निर्दयी भी नहीं था कि इस बात को नजरअंदाज कर देता। दुर्भाग्य से उसके पास भी इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। अगर वह अभी उसकी मदद करता तो सिस्टम ऑप्शन को पूरा करने का कोई मौका नहीं था। क्या वह वाकई किसी अजनबी की खातिर अपने भविष्य को छोड़ सकता था? उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, इसलिए आत्मा रानी उसकी बंद मुट्ठियों को नहीं देख सकी। वह बस पीछे हटता रहा, और जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुआ उसका शरीर हवा में उठने लगा। भले ही आप इतनी दूर जा रहे हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वह हवा में ऊपर उठने लगा और रव से दूर होता चला गया। स्पिरिट क्वीन जमीन पर बैठी थी, उसका हाथ मिट्टी पर था और वह हितेश को जाते हुए देख रही थी। वह रो तो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अपनी कमजोरी पर बेबसी भरी हुई थी। उसने अपना सिर उठाया और मैजिक सर्कल को पूरा होते हुए देखा। उसने अपनी बेटियों और अन्य आत्माओं के चेहरों को देखा जो पहली पीढ़ी की आत्माओं के पाप का दंड भुगतने वाली थी। ठीक है, ये सब तुम्हारा है, हम सब तुम्हारे हैं। हमारा जीवन और मृत्यु, ये सब तुम्हारे हाथ में है। कृपया मेरे लोगों की मदद करो, वह जोर से चिल्लाए। हितेश को बस विकल्प पूरा करने के लिए उसके शब्द कहने की जरूरत थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वह भविष्य में अपने शब्दों पर कायम रहेगी या नहीं। कहा जाता है कि आत्माएं झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। फिर भी उसे केवल अपने सिस्टम की परवाह थी, उसकी बातों की प्रामाणिकता की नहीं। हालांकि अगले ही पल कुछ अजीब घटना घटी जिससे वह आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखों के सामने एक रक्त लाल पर्दा उभर आया जिस पर काले रंग के निशान झिलमिला रहे थे। आपने पहला विकल्प पूरा कर लिया है। स्पिरिट क्वीन के शब्दों की पुष्टि हो गई है। सहमति ले ली गई है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। सहमति पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती।
शब्दों को देखते हुए हितेश को वह रात याद आ गई जब उसने पहली बार सेलेस्टियल नॉवेल्स की छायादार साइट में प्रवेश किया था। ये सब इसी एक वाक्य से शुरू हुआ था जिस पर उसने बिना ज्यादा सोचे समझे सहमति दे दी थी। इतने लंबे समय के बाद ये शब्द फिर से सामने आए, लेकिन उसके लिए नहीं। सिस्टम स्क्रीन से खून की लाल बेड़ियां निकली जिन्हें सिर्फ हितेश ही देख सकता था। बेड़ियां सीधे स्पिरिट क्वीन और दूसरी आत्माओं की तरफ उड़ी, उनके शरीर में घुस गईं और उनके दिलों को जकड़ लिया। न केवल दूसरे द्वीप की आत्माएं, बल्कि पूरे राज्य के हर द्वीप की आत्माएं बिना जाने ही इन बेड़ियों से बंधी हुई थीं। आत्मा रानी के शब्दों को उसकी पूरी प्रजाति के लिए सहमति के रूप में लिया गया। पहला वशीकरण पूरा करने पर बधाई। आपको एक यादृच्छिक समन से पुरस्कृत किया गया है। आपको एक संरक्षक आत्मा से पुरस्कृत किया गया है। आप उसे किसी भी समय बुला सकते हैं। मेरा महान स्तर का इनाम। हितेश ने सिस्टम स्क्रीन पर देखा। उसके होंठ मुस्कुराने के लिए मुड़े। वह अपने सिस्टम स्क्रीन से जंजीरें निकलती देखकर चौंक गया, लेकिन इनाम ने उसके विचार पूरी तरह बदल दिए। अंततः उसे वह मिल गया जो वह सबसे अधिक चाहता था, उसका पहला लीजेंडरी टियर पुरस्कार। हालांकि उसे नेक्रोमेंसर को रोकने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही उस व्यक्ति की कमजोरी जानता था, लेकिन यह उसके नए इनाम का परीक्षण करने का बिल्कुल सही समय था। बाहर आओ। उसने अपना बायां हाथ उठाया, जिसके पीछे एक सिकुड़ा हुआ निशान दिखाई दिया था। इन्फर्नो मैजिक स्किल को पूरा किया गया, 7 बार मजबूत किया गया। हालांकि यह मौत से भी दूषित था, जिसने जादू को और भी खतरनाक बना दिया। पहले की चमकीली नारंगी लौ के विपरीत जादुई घेरे से एक गहरी काली लौ निकली, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। आग की लपटें नेक्रोमेंसर के शरीर से होकर गुजरी, जिससे वह पूरी तरह से अप्रभावित रहा। लेकिन यह बाकी सभी से अलग था। नेक्रोमेंसर ने आग की लपटों को आसमान से नीचे गिरते देखा। उसने लौ पर कोई ध्यान नहीं दिया और पहले द्वीप की ओर देखने लगा, जहां उसने अपनी जान गंवाई थी। मुझे पता है कि तुम यह नहीं चाहते थे, लेकिन बस इस बार मुझे स्वार्थी होने दो, वरना मेरे दिल में प्रतिशोध की आग मुझे पूरी तरह से निगल जाएगी। नेक्रोमेंसर जानता था कि वह उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है जिसे वह अपने जीवन से भी अधिक प्यार करता था, लेकिन इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह देशद्रोहियों के वंशजों को सबसे बुरी सजा देना चाहता था। कमजोर आत्माओं को मारने के लिए एक सामान्य नरक ही काफी था। हालांकि उसने इसे मौत के नरक में बदल दिया, ताकि वह उनके अस्तित्व के हर प्राणी को नष्ट कर सके और साथ ही उनकी अंतरात्मा को अनंत काल तक पीड़ा पहुंचाता रहे। जहां तक न सामग्रियों का सवाल है जिनके लिए वह यहां आए थे, वह उन्हें अन्य शहरों से भी जुटा सकते थे। उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक वह रुक गया। उसने नीचे देखा तो पाया कि काली लपटें अचानक बंद हो गई थीं। उसके हाथ में रखा जार भी कांपने लगा था, मानो किसी कारण से वह नियंत्रण खो रहा हो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये जार अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया। उसने मटके को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मटका अचानक उसके हाथ से छूटकर सीधे अंधेरी लपटों में जा गिरा। नेक्रोमेंसर जार के पीछे पीछे गया और काली लपटों के बादल के नीचे चला गया, जहां उसने देखा कि आत्माएं पूरी तरह से सुरक्षित थीं। काली लपटें वास्तव में एक अदृश्य शक्ति द्वारा रोकी गई थीं। वह जार भी एक व्यक्ति के हाथ में आ गया। नेक्रोमेंसर ने अविश्वास से देखा। मौत से लौटने के बाद यह पहली बार था जब उसे ऐसा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण उलट गया हो। ... कुछ क्षण पहले आसमान से एक काली ज्वाला का तूफान उतरा। आत्मा रानी और अन्य आत्माओं ने मौत की लपटों को अपने ऊपर गिरते देखा। कईयों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो अपनी मौत को स्वीकार कर रहे हों। यहां तक कि आत्मा रानी को भी एहसास हुआ कि शायद उसने बहुत ज्यादा सोचा था। उनके लिए बचना असंभव था। अगर कुछ भी हो तो हितेश भी उनके साथ मर रहा था। तभी उसने देखा कि हितेश ने उसके बाएं हाथ पर हमला किया। तभी उसने देखा कि उसके हाथ के पीछे एक निशान था। यह कोई और नहीं बल्कि एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मार्क था। वह जानती थी कि यह एक आत्मा का निशान था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। आमतौर पर एक आत्मा का निशान उस आत्मा की ताकत के आधार पर अलग होता था जिसे अनुबंधित किया गया था। आत्मा जितनी मजबूत होगी, आत्मा चिन्ह उतना ही गहरा होगा। यदि यह एक कमजोर आत्मा थी, तो मनुष्य को प्राप्त आत्मा चिन्ह सक्रिय होने पर शुद्ध सफेद था। हालांकि उसने कभी किसी इंसान को संक्रमित नहीं किया था, लेकिन वह जानती थी कि वह किसी इंसान को जो सबसे अच्छा दे सकती थी, वह था गहरे भूरे रंग का स्पिरिट का निशान।
एस्टेलेना के मामले में ये हल्के भूरे रंग का था, लेकिन जो निशान उसने अपनी आंखों के सामने देखा वह बिल्कुल काला था। यह आसमान से उतरती काली लपटों से भी ज्यादा गहरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव था। क्या वह कुछ गलतफहमी में थी? क्या ये कोई आत्मा का निशान नहीं था, बल्कि ऐसा कुछ था जो ऐसा ही दिखता था? उसके मन में कई सवाल थे। स्पिरिट मार्क सक्रिय हो गया और हितेश को लगा जैसे उसका दिल एक छोटे से सेकंड के लिए धड़कना बंद हो गया हो। उसे लगा कि उसके चारों ओर स्पिरिट एसेंस की एक धार इकट्ठी हो रही है, भले ही यह सब पहले जार द्वारा चूसा जा चुका था। उसी समय आत्मा सार की धार आसमान की ओर उड़ गई, जिससे अंधेरे की लपटें वहीं रुक गईं। यहां तक कि आत्मा रानी फेलोना भी ऐसा आसानी से नहीं कर सकी। हितेश ने अपने सामने एक आकृति को आते देखा। वह केवल उस व्यक्ति की पीठ देख सकता था, लेकिन उसने एक हल्की पोशाक पहनी हुई थी जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे उसके कर्व्स उभर कर सामने आ रहे थे। उसके लंबे बाल एक पोनीटेल में बंधे थे और टखनों तक लटक रहे थे। काली लपटों को रोकने के बाद महिला ने अपने हाथ के पीछे की ओर देखा। मैं समझती हूँ, मैं हूँ। जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, उसकी आवाज थोड़ी उदास हो गई। वह ऊंची आवाज में नहीं बोल रही थी, लेक छोटी ईना। हितेश उसकी आवाज साफ सुन पा रहा था। ये नर्म और सुखदायक थी, जैसे गर्मी के दिन में हल्की हवा चल रही हो। आत्मा रानी ने उस व्यक्ति की पीठ की ओर देखा, उसकी पहचान जानने के लिए उत्सुक थी। उसे यकीन था कि यह महिला भी एक आत्मा है, लेकिन कैसे? ये कैसे संभव था कि जब वह उस स्त्री को देखती तो उसे ऐसा लगता कि वह किसी विशाल अस्तित्व को देख रही है। आत्माओं के पास रक्तरेखा दमन जैसी कोई चीज नहीं थी, और अगर होती भी तो स्पिरिट क्वीन फेलोना के पास सबसे शुद्ध रक्तरेखा होती। तो क्यों उसके शरीर के अंदर एक अवचेतन इच्छा क्यों थी कि वह तुरंत घुटनों के बल गिर जाए, मानो रानी उतर आए हो? हितेश के सामने खड़ी महिला ने बड़ी ही रे से मुड़कर अपना चेहरा हितेश के सामने प्रकट कर दिया। जैसे ही हितेश ने उस महिला को देखा, वह देख सकता था कि वह वास्तव में सुंदर थी, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई परी। इसके अलावा उस महिला के रूप को लेकर उसकी कोई अतिवादी प्रतिक्रिया नहीं थी। दूसरी ओर स्पिरिट क्वीन फेलोना का चेहरा पीला पड़ गया। बिना कुछ सोचे समझे वह घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। 27वीं पीढ़ी की आत्मा रानी फेलोना, प्रथम आत्मा रानी, जो कि राज्य की उत्पत्ति है, का अभिवादन करती है। ज्यादातर लोग उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाते जिसे हितेश ने बुलाया था। यहां तक कि वह भी नहीं जानता था कि यह गार्जियन कौन है जी से उसने बुलाया था। उसे बस इतना पता था कि यह एक लीजेंडरी टियर रिवॉर्ड था। अंततः हितेश की अत्यधिक प्रतिक्रिया हुई। हितेश ने उस संरक्षक को नहीं पहचाना था जिसे उसने बुलाया था, लेकिन आत्मा रानी फेलोना अलग थी। शाही महल में सभी भूतपूर्व रानियों के चित्र लगे हुए थे, और उनमें से एक चित्र सबसे खास था, जिसे लोगों की नजरों से छिपा कर रखा गया था। यह प्रथम आत्मा रानी का चित्र था, जो अस्तित्व में आने वाली प्रथम आत्मा भी थी। फेलोना को भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। एक मृत आत्मा का फिर से जीवित होना असंभव था। सिर्फ इस बारे में सोचना ही बेतुका था। लेकिन अब ये बेतुकी संभावना उसकी वास्तविकता बन गई थी, क्योंकि पहली आत्मा रानी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा चित्र में दर्शाई गई पहली आत्मा रानी से बिल्कुल मिलता जुलता था, लेकिन सिर्फ यही उसकी पहचान साबित करने के लिए काफी नहीं था। फेलोना के संदेह की पुष्टि इस तथ्य से हुई कि यह आत्मा आत्मासार की अनुपस्थिति में भी अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकती है। ऐसा लग रहा था मानो पूरा क्षेत्र उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि वह इसकी असली निर्माता थी। उसके बाद आने वाली सभी आत्माएं इस क्षेत्र में सिर्फ मेहमान थीं। वे कभी भी इस जगह की असली मालिक नहीं बन पाईं। यहां तक कि भविष्य की आत्मा रानियों को भी इस क्षेत्र से वैसी स्वीकृति कभी नहीं मिली जैसी पहली आत्मा रानी को मिली थी। 27वां। इतना समय बीत गया है, आत्मा रानी ने धीरे से कहा। आह भरते हुए वह हितेश की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में उसे पहचानने का भाव दिखाई दे रहा था। मैंने कभी उन शब्दों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन ये सोचना कि यह वास्तव में संभव था, उसने अस्पष्ट रूप से कहा, जिससे हितेश और भी अधिक भ्रमित हो गया। यह महिला किन शब्दों के बारे में बात कर रही थी? वास्तव में क्या संभव था? क्या वह मृत्यु से वापस लौटने के बारे में बात कर रही थी? ये समझ में आता, लेकिन किसी कारण से उसे यह एहसास हो रहा था कि ऐसा नहीं था। वह आगे कुछ नहीं बोली, बल्कि उस धधकते तूफान की ओर मुड़ गई जिसे उसके अवरोध ने रोक दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह तूफान के पार देख पा रही थी और नेक्रोमेंसे को देख पा रही थी, जो दूसरी तरफ खड़ा था। उस व्यक्ति को देखते हुए उसकी आंखों में उदासी थी।
वह बस यही चाहती थी कि उसकी मौत के बाद उसका पति सुरक्षित रहे, बदला लेने के बारे में न सोचे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। जिस आदमी के साथ वह खुश और सुरक्षित रहना चाहती थी, उसे मौत में भी चैन नहीं मिला। उसे वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। पर अब भी उसके अंदर वही बदला लेने की भावना थी। जहां तक जार की बात है, यह उसे उसकी सुरक्षा के लिए दिया गया था। और अब इसी चीज ने लगभग सभी आत्माओं को नरक में धकेल दिया था। क्या तुम सच में मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहती हो? अगर नहीं, तो भविष्य में तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। बहुत समय पहले सुनी हुई बातें उसके दिमाग में फिर से उभर आईं। वह अपनी आंखें बंद करके न अतीत को फिर से जीने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कल ही हुआ था, जब वह मौत के कगार पर थी। माँ, क्या वह व्यक्ति वास्तव में? एस्टेलिना अपनी माँ के पास गई, जो हितेश की आखिरी धमकी के बाद भी उससे डरी हुई थी। फिलोना ने पुष्टि की, ये सही है, वह पहली आत्मा रानी है। इसके अलावा कोई और संभावना नहीं थी। किसी तरह वह इंसान पहली आत्मा रानी को वापस जीवित करने में कामयाब हो गया था। इतना ही नहीं, उसने उसके साथ एक अनुबंध भी किया था। ये सब बहुत बेतुका लग रहा था। वह हितेश को देखे बिना नहीं रह सकी, वह व्यक्ति जिसने असंभव को संभव बना दिया था। एक और बात थी जो उसे समझ में नहीं आई। अगर वह पहली आत्मा रानी को बुला सकता था, तो क्या उन्हें अपने अधीन करने के लिए उसे इतनी दूर जाने की जरूरत थी? अगर उसने पहले ही स्पिरिट क्वीन को बुला लिया होता, तो यह तय था कि सभी आत्माएं उसके सामने झुक जाती। फिर क्यों? उसने ये क्यों नहीं बताया? आखिर उसका लक्ष्य क्या था? जितना अधिक वह हितेश को समझने की कोशिश करती, वह उतना ही अधिक समझ से परे होता जाता। वह नहीं जानती थी कि हितेश अपने अभिभावक की पहचान के बारे में उससे भी अधिक आश्चर्यचकित था। उसने उस लिच की प्रेमिका को बुलाया था। क्या वह उसे धोखा देने वाली थी? क्या कोई गार्जियन भी उसे धोखा दे सकता है? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। हितेश के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार था, भले ही उसका अभिभावक किसी तरह से उसे धोखा दे। पहली आत्मा रानी ने अपना हाथ उठाया, जार के साथ संपर्क स्थापित किया जो उसकी आत्मा सार के साथ बनाया गया था। भले ही इतना समय बीत चुका था, यह अभी भी उसका एक हिस्सा था। जार अस्थिर हो गया और बलपूर्वक स्वयं को नेक्रोमेंसर से मुक्त कर लिया, तथा आग के बादल के बीच से उड़कर उसके हाथ में आ गया। नेक्रोमेंसर उड़ता हुआ जार का पीछा करता हुआ नीचे आया, लेकिन जब उसने जार को पकड़े हुए व्यक्ति को देखा तो उसका शरीर पूरी तरह से जम गया। असंभव, यह असंभव है, वह अविश्वास में चिल्लाया। उसकी खाली आंख की कोट में आग और भी तेज हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बेवकूफ बनाने के लिए उसके चेहरे का इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह दहाड़ा। पहली बार ऐसा लगा जैसे उसने अपना संयम खो दिया हो। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह वाकई वापस आ गई है। उसकी नज़र में यह आत्माओं की चाल थी। उसकी मौत के बाद भी वे उसे धोखा देने के लिए उसके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे थे। ये आत्माएं बहुत दूर चली गई थीं। तुम सभी को मरना ही होगा, नेक्रोमेंसर ने एक ठंडे स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल उसने सचमुच अपना दिमाग खो दिया था। वह बिना सोचे समझे पहली आत्मा रानी पर हमला करने के लिए दौड़ा, जो उसकी नज़र में नकली थी। हालांकि जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, आत्मा रानी ने अपने हाथ में रखे जार को कुचल दिया। जब उसने लिच को अचानक रुकते देखा तो उसके गालों पर एक आंसू बह निकला। हितेश ने चुपचाप इस क्षेत्र के आत्मिक सार को उस जार से मुक्त होते देखा, जिसे इसके निर्माता ने तोड़ दिया था। बुरा नहीं है, उसने न केवल मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने बिना किसी मदद के इस बात को पहचान भी लिया। यही कारण था कि वह लिच को हराने की अपनी क्षमता के प्रति आश्वस्त था। अगर यह कोई और नेक्रोमेंसर होता, तो वह ज्यादा हिचकिचाता, लेकिन पहचान के कारण उसने नेक्रोमेंसर की कमजोरी को पहचान लिया था। आखिरकार यह एक कमजोरी थी जो वह अपने साथ लेकर आया था। यहां तक कि मरे हुओं के बीच भी लिच एक श्रेष्ठ अस्तित्व था। ऐसा कहा जाता था कि लिच किसी भी जादू में आसानी से महारत हासिल कर सकता था, खासकर मृत्यु से संबंधित जादू में। लिच को मारना सबसे कठिन था, क्योंकि चाहे इसे कितनी भी बार मारा जाए, ये हमेशा जीवित हो सकता था। लिच को मारना सबसे कठिन अस्तित्व था, क्योंकि यह एक ऐसा प्राणी था जिसका जीवन किसी अन्य वस्तु से बंधा हुआ था। जब तक वह वस्तु नष्ट नहीं हो जाती, लिच को मारा नहीं जा सकता था। और अधिकतर वह वस्तु सुरक्षित रूप से छिपी हुई थी, जिसे छिपाना लगभग असंभव था। एक लिच के लिए उस वस्तु को उजागर करना उसके जीवन को उजागर करने जैसा था। हालांकि उसके सामने मौजूद लिच ने भी वही गलती की थी।
आत्माओं को हराने के लिए उसे जिस वस्तु की जरूरत थी वह थी उसका अपना जीवन पोत। उसकी मृत्यु से पहले यह उसके लिए सबसे कीमती वस्तु थी, लेकिन मृत्यु से लौटने के बाद यह वस्तु ही उसका जीवन बन गई थी। जब लिच यहाँ आया तो उसे केवल आत्माओं को नष्ट करने की चिंता थी। उसे अपने जीवन वाहन की परवाह नहीं थी, खासकर तब जब उसे विश्वास नहीं था कि कोई भी आत्मा उसे धमकी दे सकती है। जिस क्षण जार उसके हाथ से छूटा उसे पहली बार डर लगा, लेकिन यह उसकी अपनी मौत का डर नहीं था। ये सभी आत्माओं को मारने से पहले मरने का डर था। उसने पूरी ताकत से जार का पीछा किया, लेकिन उसे उस व्यक्ति द्वारा कुचला गया जिसका चेहरा उस स्त्री के समान था जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। जैसे ही जार टूटा उसका शरीर वहीं जम गया। उसने देखा कि जार के टुकड़े पहली आत्मा रानी के पैरों पर गिर रहे हैं। उसकी ताकत उसके शरीर से चली गई और उसे लगा कि मौत की ठंडी पकड़ उस पर रेंग रही है। इसके बावजूद वो उस महिला पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था जिसने उसके प्रेमी का चेहरा पहनने की हिम्मत की थी। कांपते हाथों से उसने उसका गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर थी। महिला का एक आंसू उसके हाथ के पिछले हिस्से पर गिरा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करती, पहली आत्मा रानी ने कहा। लिच का हाथ हटाने का प्रयास भी नहीं किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वह उसकी जिंदगी में आई थी। अगर वह उससे नहीं मिलती या उससे दूरी बनाए रखती, अगर वह लालची नहीं होती तो ये सब नहीं होता। तुम नहीं हो, मैं समझ गया, लिच ने बड़बड़ाते हुए कहा और चुप हो गया। उसने उसका गला छोड़ दिया। उसकी कांपती हुई उंगलियां उसके गालों को छू रही थीं। खुशी हुई। उसका शरीर विघटित होने लगा, धूल में तब्दील हो गया, या जो हवा के साथ उड़कर क्षितिज में लुप्त हो गया। आत्मा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा मर चुका था। जार के विनाश के साथ ही आत्मा सार भी इस दुनिया में वापस आ गया था। स्पिरिट क्वीन फेलोना और अन्य लोगों ने भी अपनी ताकत वापस लौटते हुए महसूस किया। लिच द्वारा बनाया गया जादुई घेरा भी गायब होने लगा और कोई स्रोत अस्तित्व में नहीं रहा। अंधकारमय लपटें भी छंट गईं और स्वच्छ आकाश पुनः प्रकट हो गया। राज्य की सभी आत्माएं और योद्धा जोर जोर से जयकार करने लगे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि इस युद्ध की नायक स्वयं जयकार करने के मूड में नहीं थी। आत्मा रानी अपने पैरों के पास पड़े जार के अवशेषों को देखती रही। काफी देर तक वह एक शब्द भी नहीं बोली। फेलोना और अन्य लोगों ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। वे चुपचाप उस महिला को देखते रहे जो उनकी पूर्वज मानी जाती थी। यहां तक कि हितेश ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह पहली आत्मा रानी को शोक मनाने के लिए कुछ समय देना चाहता था, बल्कि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसे कुछ दिलचस्प मिला था। उन्हें स्टेटस स्क्रीन में अधिक रुचि थी। आपके संरक्षक ने एक लिच को मार दिया है। आपको अनुभव से पुरस्कृत किया गया है। चूंकि आपके अभिभावक ने इसे मार दिया है इसलिए अनुभव अंक कम हो गए हैं। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। एक के बाद एक नोटिफिकेशन उसके सामने आने लगे। तारांकन 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 तारांकन। नाम हितेश ट्रेन नेक्रोलाइन। स्तर 19। पहचान ग्रेट डायमंड सेक्ट के बुजुर्ग माइथिकल हीरो अकेडमी के जासूस डेवोरा ब्लडलाइन के मालिक नेक्रोमैंसर टॉवर के वारिस स्पिरिट दायरे के शासक रक्तरेखा अज्ञात भक्षक रॉयल समुद्री ड्रैगन समुद्री सरपेंटाइन संरक्षक प्रथम आत्मा रानी येलेन। आयु 21। विशेषताएं शांत। आंकड़े शक्ति 29, चपलता 31, सहन शक्ति 30, खुफिया जानकारी 45, मान 195, खेती अज्ञात सीलबंद, हीरो ग्रेड एसएसएस। देवी संरक्षण कोई नहीं। अद्वितीय वस्तुएं जहर का पेंडेंट संशोधित रेगिस्तानी ईगल अधिपति हत्या खंजर अपूर्ण। कौशल तलवार सम्राट की आभा नियंत्रण विधि पहचान भाषण जलीय महारत उड़ान ड्रैगन भाषा ड्रैगन परिवर्तन कौशल एकीकरण। तारांकन 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 तारांकन। उसने अपनी स्थिति स्क्रीन पर गौर किया और कुछ बदलाव देखे। पहला और सबसे स्पष्ट बदलाव यह था कि उसका स्तर और आंकड़े बढ़ गए थे।
एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि उसके साथ एक और पहचान जोड़ दी गई थी। उसकी पहचानों के बीच अब ये भी उल्लेख किया गया था कि वह आत्मा क्षेत्र का शासक था। उसे कोई नया कौशल तो नहीं मिला था, लेकिन उसे कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण चीज मिली थी। उसे एक संरक्षक मिला था जिसका उल्लेख उसकी स्टेटस स्क्रीन में भी किया गया था। यह पहली बार था जब उसने प्रथम आत्मा रानी का नाम देखा था। जब हितेश को जबरदस्ती यहां घसीटा गया तो उसे लगा कि वह बेवजह मुसीबत में फंस गया है, लेकिन ये जगह उसके लिए फायदेमंद ही साबित हुई। उसे जो इनाम मिला वह पहले किसी भी चीज से अतुलनीय था। अब वह इस पूरे स्थान का शासक था। 4 अधिपतियों और ड्रैगन रानी की तरह ही उसके पास भी अपनी एक सेना थी, और सबसे बढ़कर पहली आत्मा रानी उसकी रक्षक थी। फिर भी वापस लौटने के बारे में सोचने से पहले उसे एक और चीज की जरूरत थी। ये वह चीज थी जिसके लिए वह सबसे पहले यहां आना चाहता था। मुख्य पात्र ने उसे मारने की कोशिश की थी। हर बीतते पल के साथ मुख्य पात्र उसके लिए एक असहज चर बनता जा रहा था। जिस क्षण उसने उसे जहर देने का प्रयास किया, हितेश ने उसे मारने का मन बना लिया था। उसे यह संभव बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वह थी आत्मा के दायरे में। मुख्य पात्र को मारने के लिए उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो उसके जीवन रक्षक खजाने को बेकार कर सके। उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो मुख्य पात्र को मौत के कगार पर होने पर भागने से रोक सके। वह अपने सबसे भयावह सपने में भी मुख्य पात्र को भागने का अवसर नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि यह विनाश का कारण होगा। उन्होंने जो भी काल्पनिक उपन्यास पढ़े, उनमें हमेशा एक ऐसा खलनायक होता था जो मुख्य पात्र से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था, लेकिन वे उसे भागने का मौका देते थे। लेकिन मुख्य पात्र और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आता और उन्हें मार डालता था। यह आखिरी चीज थी जो हितेश चाहता था, इसलिए वह अपनी योजना में देरी कर रहा था। लेकिन अगर वह ये सुनिश्चित कर सकता है कि मुख्य पात्र भागने में सक्षम नहीं है, तो वह आखिरकार आखिरी कदम उठा सकता है। लेखक के अनुसार पूर्वी महाद्वीप में उसके अलावा कोई ट्रांसमिग्रेटर नहीं था। एक बार मुख्य पात्र चला गया तो यह उसके लिए कमोबेश एक सुरक्षित स्थान था जब तक वह सतर्क था। वह निश्चित नहीं था कि यह कितना सच था, लेकिन सेलेस्टे के अनुसार वह जिस उत्तर की तलाश कर रहा था वह आत्मिक क्षेत्र में था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो सेलेस्टे कहाँ है? सेलेस्टे के बारे में सोचते हुए उसे ध्यान आया कि छोटी बच्ची गायब हो गई है। वह उसकी जेब में नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वह कब चली गई। येलेन, उसने पहली आत्मा रानी को उसके नाम से पुकारा। येलेन ने पलटकर देखा। वह सिर्फ हितेश की आत्मा नहीं थी, वह उसकी संरक्षक भी थी। वह न तो उसे धोखा दे सकती थी, न ही उसके आदेशों के विरुद्ध जा सकती थी। वह उससे बंधी हुई थी। येलेन एक घुटने पर बैठ गई और पहली बार एक अभिभावक की तरह हितेश का अभिवादन किया। फिलोना और अन्य आत्माएं जिन्हें येलेन की पहचान का पता चला था, अपनी पहली आत्मा रानी को एक मानव के सामने घुटनों पर बैठे देखकर हैरान रह गईं। पूर्वज, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, रेसिपी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन येलेन की तीखी नजर देखकर उसकी पीठ ठंडी हो गई। छोटे बच्चे, माँ, तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने अगले शब्दों के बारे में ध्यान से सोचो। रेसिपी ने अपना मुंह बंद कर लिया और एक भी शब्द नहीं बोला। हितेश को यह समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि रेसिपी आगे क्या कहने वाली थी। मैं हम दोनों के साथ मिलकर आपसे कुछ पूछना चाहता था, हितेश ने रेसिपी और अन्य लोगों को अनदेखा करते हुए येलेन से कहा। वह सेलेस्टे के ठिकाने के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह तमाओ से उसे खोजने के लिए नहीं कह सकता था, क्योंकि वे उसे देख भी नहीं सकते थे। वह केवल उसके अपने आप वापस आने का इंतजार कर सकता था और अपने मामलों का ध्यान रख सकता था। येलेन खड़ी हो गई, हितेश की बात समझ गई। उसने अपना हाथ हिलाया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बौछार हितेश के चारों ओर फैल गई। हितेश ने पाया कि उसके आसपास का माहौल बदल रहा है और अगले ही पल वह एक बंद जगह में था। उसके आसपास का माहौल किसी शाही महल के अंदर किसी भव्य हॉल जैसा लग रहा था। आत्मा क्षेत्र में एकमात्र स्थान जहां यह भव्यता हो सकती थी, वह था आत्मा रानी का महल। हितेश अपने पीछे सिंहासन भी देख सकता था। आमतौर पर आत्मा रानी को यहाँ बैठना था, लेकिन एक शासक के रूप में यह सिंहासन उनका था। हितेश ने पीछे मुड़कर भव्य सिंहासन की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि येलेन उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। वह चाहती थी कि वह सिंहासन पर बैठे। उसे यह कुछ अजीब लगा। येलेन इतनी सहज क्यों थी? उसने अचानक वापसी पर कोई शिकायत या उलझन भी नहीं जताई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है।
हितेश ने येलेन को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। ओ सकी हथेली सुनहरे आर्मरेस्ट पर टिकी हुई थी। विजेता का मार्ग पूर्णता 16.5। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, हितेश ने कहा। येलेन चुपचाप सुन रही थी, मानो ये देखने के लिए इंतजार कर रही हो कि वह क्या प्रश्न पूछने वाला है। क्या तुम आज हमारी मुलाकात से पहले मेरे बारे में जानते थे? हितेश ने पूछा। उसके सवाल के बाद हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। येलेन ने कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम आज मिलने से पहले मेरे बारे में जानते थे? हितेश ने सवाल दोहराया। उसके हाथ के पीछे आत्मा के निशान के चारों ओर बिजली की चमक चमक उठी। येलेन ने अपनी छाती भींच ली, उसे अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। वह लगभग घुटनों के बल बैठ गई, लेकिन आखिरी क्षण में उसने खुद को संभाल लिया। उसने चुप्पी तोड़ी। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। हितेश ने सिर हिलाया, उसे इस उत्तर की उम्मीद थी। ये बहुत स्पष्ट था। जिस क्षण उसे बुलाया गया, ऐसा लग रहा था कि वह इसके लिए तैयार थी। मेरा अगला प्रश्न, क्या हम आज से पहले कभी मिले हैं? हितेश ने पहली आत्मा रानी से पूछा। आत्मा रानी ने हितेश की ओर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तुम जितना ज्यादा हिचकिचाओगे, उतना ही मैं देख पाऊंगा कि मैं सही रास्ते पर हूं। तो बताओ, क्या हम आज से पहले मिले थे? हितेश ने रेन के अतीत की सिर्फ एक झलक देखी थी। उसमें से बहुत कुछ अभी भी रहस्य था। पहली आत्मा रानी के साथ उसे लग रहा था कि वह कुछ उजागर करने के करीब है। यदि वह आज से पहले ही उसके बारे में जानती थी, तो इसका मतलब यह था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह बहुत कुछ जानती थी जो वह नहीं बता रही थी। येलेन की हिचकिचाहट के साथ हितेश ने सवाल दोहराया। आत्मा का निशान एक बार फिर सक्रिय हो गया, क्योंकि येलेन ने जवाब देकर उसकी इच्छा का पालन नहीं किया था। इस बार येलेन खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और घुटनों के बल गिर पड़ी। अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। उसे तेज दर्द महसूस हुआ। आमतौर पर एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पिरिट को दर्द नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन गार्जियन स्पिरिट अलग था। तुमने मेरी मदद की थी, उसके बाद भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, खासकर तब जब मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपने प्रेमी को अपने हाथों से मारना पड़ा, उसने कहा। उसे अपने अभिभावक को चोट पहुंचाने का एहसास पसंद नहीं था। फिर भी वह इन सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि यह अतीत से जुड़ी एक और कड़ी हो सकती थी जिसे वह जानना चाहता था। उन्होंने आगे कहा, यह उत्तर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो कृपया मुझे बताएं, क्या हम आज से पहले मिले थे, या यूं कहें कि हम कैसे मिले? उसकी झिझक से उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि जवाब हाँ है। रेन पहले भी येलेन से मिल चुका था, लेकिन कैसे और कब? यही सवाल था। येलेन ने अपना सिर उठाया। आखिरकार कुछ कहते हुए उसके होंठ खुल गए। उसके होंठ हिल रहे थे और हर बीतते सेकंड के साथ हितेश के चेहरे के भाव गहरे होते जा रहे थे। येल एना ने बोलना शुरू किया तो उसके होंठ हिलने लगे। यो वहां, हाँ। हितेश येलेन को बोलते हुए देख रहा था, लेकिन प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ उसके भाव और भी गहरे होते जा रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह क्या कह रही थी, बल्कि इसलिए कि वह समझ ही नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी। येलेन के शब्द टूटते जा रहे थे, मानो हितेश के आसपास की दुनिया उसी क्षण गड़बड़ाने लगी हो जब उसने बोलना शुरू किया था। ऐसा लगा जैसे कोई चीज या कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, और हितेश के दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति आया जो ऐसा कुछ करने में सक्षम था। लानत है उस लेखक पर। हितेश ने अपनी सूची खोली और एक खाली नोटबुक और एक पेन न निकाला। उसने दोनों चीजें येलेन की ओर फेंक दी। बस बहुत हो गया, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुन पा रहा हूं। बेहतर होगा कि आप लिख लें। येलेन ने हितेश की ओर देखने से पहले अपने पास रखी नोटबुक को देखा। उद्धरण चिन्ह, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। मैं शपथ के अधीन हूँ। भले ही मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन शपथ ही किसी को भी इसके बारे में जानने से रोक देगी। अगर मैं इसके बारे में लिख भी दूं, तो भी कुछ नहीं बदलेगा। उसने एक नोटबुक खोली और इसके बारे में कुछ लिखा। जब उसकी बात खत्म हुई तो उसने नोटबुक वापस हितेश को सौंप दी। हितेश ने नोटबुक खोली और उसमें लिखी बातें पढ़ी। हालांकि फिर वही बात हुई। नोटबुक में लिखे शब्द पढ़ने लायक नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे येलेन ने कोई बेतुकी भाषा में लिखा हो। हितेश को यकीन नहीं था कि यह वास्तव में शपथ के कारण था या येलेन नाटक कर रही थी और बहाना बना रही थी। ठीक है, अगर तुम मुझे बता नहीं सकते या लिख नहीं सकते तो बस इशारों में जवाब दे दो। हितेश ने नोटबुक वापस रख ली, हार मानने का इरादा नहीं किया। क्या हम आज से पहले मिले थे? उन्होंने पूछा। कुछ देर की चुप्पी के बाद येलेन ने सिर हिलाया।
जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये शपथ दिलाई, क्या वह लेखक था? हितेश ने पूछा। मेरा मतलब है, एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा धुंधला है और उसने इस दुनिया के लेखक का वर्ण न करने की कोशिश की जिससे वह मिला था। हालांकि उस आदमी ने कहा कि वह लेखक नहीं है, लेकिन हितेश के लिए वह निश्चित रूप से लेखक था। हितेश को उम्मीद थी कि येलेन सिर हिलाएगी। इस सिस्टम के निर्माता के अलावा और कौन येलेन को इस तरह की शपथ दिला सकता था? कोई और मृत आत्मा को वापस जीवित करने में सक्षम नहीं था। दुर्भाग्यवश उसे आश्चर्य हुआ जब येलेन ने अपना सिर हिला दिया। वह नहीं था। हितेश को यकीन करना मुश्किल लगा। अगर वह लेखक नहीं था तो कौन था? क्या इस दुनिया में सचमुच कोई ऐसा था जो लेखक के समान ही सक्षम था, जो किसी मृत आत्मा को पुनर्जीवित कर सके? अगर मृत आत्मा कोई साधारण आत्मा होती तो भी यह बात समझ में आती। लेकिन जिस आत्मा की बात हो रही है, वह मूल आत्मा और पहली आत्मा रानी थी। नहीं, रुको, हो सकता है कि जब वह उससे मिला तो उसने अपना रूप बदल लिया हो। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वह मेरे द्वारा दिए गए वर्णन से मेल क्यों नहीं खाता। हितेश ने जोर से सोचा। इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आया। यही एकमात्र संभावना थी। सिर्फ इसलिए कि वह उसे पहचान नहीं पाए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति नहीं था। हाँ, लानकी वह उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आश्वस्त था, लेकिन उसके मन में एक बेतुका विचार भी था। उसने उस विचार को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यह उसे परेशान करता रहा। अंत में अपने मन की शांति के लिए उन्होंने पूछा, जिस व्यक्ति ने आपको वह शपथ दिलाई थी, क्या वह मैं था? येलेन एकदम चुप हो गई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह बस हितेश को खाली आंखों से देखती रही। मैं फिर से पूछूंगा, क्या जिस व्यक्ति ने तुम्हें शपथ दिलाई थी वह मैं ही था? उसने फिर पूछा। उसके दिल में एक बुरी भावना उभर रही थी क्योंकि उसने उसकी हिचकिचाहट देखी थी। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या ये वास्तव में सच था? येलेन के दिल में अचानक दर्द उठा जब हितेश के सिकुड़े हुए निशान के चारों ओर बिजली चमकने लगी। येलेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सिर हिलाया। दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक और सवाल, क्या आपको इतना यकीन है कि आप मुझसे पहले भी मिल चुके हैं? क्या इसका आधार मेरा वर्तमान रूप है? हितेश ने अपना सवाल बदलते हुए पूछा। उसका वर्तमान रूप नकली था। ये सिर्फ भेस की अंगूठी के कारण उत्पन्न भ्रम था जो भक्षक ने उसे दी थी। यदि उसका आधार उसका रूप था, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वह रेन के अलावा किसी और के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि रेन अपने वर्तमान भेष जैसा नहीं दिखता था। येलेन ने जवाब में अपना सिर हिलाया। तुम्हारा भ्रम मुझ पर काम नहीं करता। मैं देख सकता हूं कि उस भ्रम के पीछे तुम कौन हो। इस बार हितेश चुप हो गई, इसलिए वह हितेश के असली रूप को उसी क्षण से पहचान सकती थी जब वह बाहर आई थी। इसका मतलब था कि वह वास्तव में रेन नेक्रोलाइन के बारे में बात कर रही थी और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं। जिस व्यक्ति ने तुम्हें वापस जीवन दिया, क्या वह व्यक्ति भी मैं ही था? हितेश ने पूछा। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, छत की ओर देखा। इस बिंदु पर वह अनुमान लगाने में सक्षम था कि वह क्या जवाब देने वाली थी। रेन नेक्रोलाइन, जिस व्यक्ति ने इस पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया था, वह उससे एक ही अधिक विशेष अस्तित्व था जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तुम जा सकते हो, मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूं। हितेश ने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसे जाने के लिए कह दिया। अब बड़ी ही उससे बहुत कुछ सोचना था। उसने जो जानकारी इकट्ठी की थी वह पहले से ही बहुत ज्यादा थी और उससे उसका सिर दर्द करने लगा था। येलेन खड़ी हुई और आखिरी बार हितेश की ओर देखने के बाद मुड़ी। वह हॉल से निकलकर दूसरे द्वीप पर लौट आए, जहां युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था। वह वहां वापस आए जहां जार के अवशेष पड़े थे। उसने सावधानी से बर्तन के टूटे हुए टुकड़ों को उठाया। उसके विचारों को समझना असंभव था। हितेश भव्य हॉल में बैठा हुआ सजी हुई छत को देख रहा था। हालांकि वह छत पर बनी कलाकृति की सराहना करने के मूड में नहीं था। उसकी उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर लगातार टैप कर रही थीं और वह इस बारे में सोच रहा था कि उसे अभी क्या पता चला है। रेन नेक्रोलाइन, तुम किस तरह के अस्तित्व थे? ऐसा क्यों लगता है कि तुमने मेरे आगमन की उम्मीद की थी और उसके लिए तैयारी की थी? सिंहासन कक्ष के पूर्ण सन्नाटे में केवल उसके शब्द ही गूंज रहे थे। दुर्भाग्य से अब उसे उत्तर देने वाला कोई नहीं था। वह पहेली का एक टुकड़ा था या वह जो अपनी उपस्थिति से इस पहेली को नष्ट करने वाला था, उसे अभी तक पता नहीं था। उपन्यास में वह रेन नेक्रोलाइन को नीची दृष्टि से देखता था। उसके लिए रेन सिर्फ एक छोटा सा खलनायक था जो मुख्य किरदार के साथ खिलवाड़ करने के बाद उसके हाथों मरने वाला पहला व्यक्ति था।
लेकिन जितना ज्यादा वह रेन के बारे में जानता गया उतना ही कम समझ में आता गया। क्या उसने जो उपन्यास पढ़ा था उसमें छेड़छाड़ की गई थी? क्या रेन से जुड़ी विषय वस्तु बदल दी गई थी, या कुछ और चल रहा था? अगर संभव हो तो वह लेखक से एक बार और बात करना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके पास कोई और प्रश्न वाउचर नहीं बचा था, और तीसरे प्रश्न के गिरने की संभावना बहुत कम थी। वह उठकर सिंहासन से दूर चला गया, उसका लंबा लबादा उसके पीछे संगमरमर के फर्श पर घसीटा जा रहा था। जब वह भव्य हॉल से बाहर निकला तो वह बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका। वह खाली गलियारे में चला गया, केवल उसके कदमों की आवाज ही उसे खामोश गलियारे में साथ दे रही थी। रास्ते में उसे कोई भी पहरेदार या न औकर नहीं दिखा। वे सभी पहले ही तीसरे द्वीप पर आत्मा रानी की सफाई में मदद करने के लिए महल छोड़ चुके थे, जिससे भव्य महल पूरी तरह से खाली हो गया था। वह अभी कुछ ही कदम चला था कि उसे पीछे से तेज हवा की आवाज सुनाई दी, जिसके साथ एक परिचित सा एहसास भी था। वह रुका और पीछे मुड़ा। तो आप यहाँ हैं? उसने देखा कि सेलेस्टे पहले की तरह ही छोटी उसकी ओर उड़ रही थी। हालांकि अब वह खाली हाथ नहीं थी। वह एक कप उठाए हुए थी जो सोने से बना हुआ लग रहा था। कप खुद सेलेस्टे से बड़ा लग रहा था, लगभग उसके आकार से दुगुना। फिर भी वह उसे लेकर हितेश की ओर उड़ी। हितेश ने अपना हाथ बढ़ाया। सेलेस्टे ने अपना पसीना पोंछते हुए उसके कंधों पर गिरते हुए सुनहरा कप गिरा दिया। क्या तुम इसे ढूंढने गए थे? हितेश ने सुनहरे कप पर पहचान कौशल का प्रयोग करते हुए पूछा। नाम प्रतिबंध का शापित ग्रिल। ग्रेड अद्वितीय। वर्णन एक अज्ञात कारीगर की उत्कृष्ट कृति जिसे तीसरी आत्मा रानी द्वारा मानव दुनिया से वापस लाया गया था। विशेषता 100 फीट के दायरे में सभी स्थानिक खजानों को 5 मिनट के लिए बेकार कर देता है। बचे हुए उपयोग 1/3। यह बिल्कुल सही है, हितेश ने एक पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूलते हुए कहा। यह वही चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। जब सेलेस्टे ने कहा कि उसे जो चाहिए वह आत्मा के दायरे में है, तो उसे यकीन नहीं हुआ। लेकिन उसे नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है, इसीलिए वह यहां आना चाहता था। अब जब वह आखिरकार उसके हाथ में था तो यह स्पष्ट था कि सेलेस्टे सही थी। न केवल वह इस चीज के बारे में जानती थी, बल्कि वह ये भी जानती थी कि इसे कहाँ खोजना है। ग्रेल हाथ में होने के कारण उसके पास वह सब कुछ था जो उसे मुख्य पात्र से निपटने के लिए आवश्यक था, जो उसे मरवाना चाहता था। क्या तुमने इसे चुराया है? हितेश ने उस छोटी लड़की से पूछा जो उसके कंधों पर बैठी थी, लेकिन सेलेस्टे बस मासूमियत से उसे देखती रही। उसके लिए चोरी की अवधारणा अभी भी ठीक से स्थापित नहीं हुई थी। वह बस सोचती थी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया। हितेश ने ग्रेल को अपनी सूची में रख लिया। उसने सेलेस्टे को डांटा नहीं। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा काम किया छोटी सी। सबसे पहले अब पूरा क्षेत्र उसका था, इसलिए ये ग्रिल भी पहले से ही उसका था, तो वह खुद से कुछ कैसे चुरा सकता था? इसके अलावा भले ही वह इस जगह का शासक न भी होता तो क्या होता? चोरी करना उसकी नज़र में कोई बुरी बात नहीं थी, जब तक कि वे ही चोरी कर रहे थे। मुख्य पात्र के साथ युद्ध में वह धर्मी नहीं हो सकता था। वह अपने जीवन के साथ नहीं खेल सकता था। जीवित रहने के लिए सब कुछ उचित था, भले ही उसे दूसरों से चोरी करनी पड़े। हितेश अपनी सूची से एक और केक लाया, जो सेलेस्टे का पसंदीदा था। वह सिंहासन कक्ष में वापस आया और केक को सिंहासन पर रख दिया, ताकि सेलेस्टे उसे जी भरकर खा सके। यदि अन्य आत्माएं ये देखें कि उनकी रानी के सिंहासन का उपयोग भोजन की मेज के रूप में किया जा रहा है, तो उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। इस समय सभी आत्माएं नेक्रोमेंसर के खिलाफ लड़ाई के बाद की स्थिति का ध्यान रख रही थीं। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बॉर्डर सिटी में रहने वाले लोग हुए, जो पूरी तरह से नष्ट हो गए। उस शहर में रहने वाले सभी लोग मारे गए और सभी इमारतें नष्ट हो गईं। आत्मा रानी फेलोना ने स्वयं सीमावर्ती शहर में जाकर नेक्रोमेंसर द्वारा किए गए नरसंहार को देखा। उसने इस जगह पर और भी ताकतवर योद्धाओं को नियुक्त किया। उनका काम इस जगह की रक्षा करना था, जबकि रॉयल सिटी से आत्माओं की मदद से एक नया शहर बनाया जा रहा था। वह आत्मिक क्षेत्र के भविष्य के बारे में भी अधिक चिंतित थी। एक तरफ उसे चिंता थी कि लिच से भी ज्यादा ताकतवर कोई उन पर हमला करने के लिए आ सकता है। जब ऐसा हुआ तो वह तैयार रहना चाहती थी, ताकि किसी और स्पिरिट को अपनी जान न गंवानी पड़े। दूसरी ओर वह हितेश के बारे में चिंतित थी।
लेकिन उसने न केवल उसे आत्मा क्षेत्र के सच्चे शासक के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उसके लिए काम करने वाली पहली आत्मा रानी भी थी। अगर वह चाहता तो उनके लिए किसी भी नेक्रोमेंसर से भी बड़ी आपदा साबित हो सकता था। क्या तुम उसके बारे में चिंतित हो? पहली आत्मा रानी फिलोना के पीछे प्रकट हुई, जो विचारों में खोई हुई थी। फिलोना उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हुई और सोचने लगी कि क्या वह उसके विचार सुन सकती है। फिलोना ने जवाब दिया, ये कहना झूठ होगा कि मैं चिंतित नहीं हूं। मेरे अधीन आत्माओं ने अपना घर एक इंसान के हाथों खो दिया। मैं हमारे इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी हो सकता हूं। ये लेन ने फिलोना के सिर पर हाथ रखा। वह भी भविष्य को लेकर अनिश्चित दिख रही थी। वह आत्मिक क्षेत्र को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, या वह सबसे बुरी आपदा हो सकती है जिसे किसी ने कभी अनुभव किया हो। केवल समय ही बता सकता है। यद्यपि आत्मिक लोक में काफी समय बीत चुका था, परंतु मानवीय संसार में बहुत कम समय बीता था। शियू यंग संप्रदाय के गुरु के महल में पहुंची। उसे हितेश के गायब होने के बारे में पता नहीं था। हालांकि जब वह महल में प्रवेश करने वाली थी तो उसे गार्डों ने रोक दिया। महान बुजुर्ग, कृपया प्रतीक्षा करें। संप्रदाय प्रमुख अभी मीटिंग में है। मीटिंग? वह किससे मिल रही है? जियू यंग को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वह जल्दी में नहीं आई। लेकिन वह अभी भी उत्सुक थी कि फैंग यू किससे मिल रहा है। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि वह लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिले। संप्रदाय गुरु इस समय एल्डरली यूनिफेग और एल्डर झांग वेई के साथ बैठक में है। गार्ड ने उत्तर दिया, हालांकि उसने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे खींच लिया। जब उन्होंने ली यूनिफेग के बारे में बात की तो ये ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने झांग वेई का उल्लेख किया, उन्हें शियू यंग से हत्या की एक हल्की सी मंशा महसूस हुई। महान बुजुर्ग, क्या आप ठीक हैं? एक पल के लिए उसके मन में एक बेतुका विचार आया। क्या हत्या का इरादा झांग वेई की ओर था? हालांकि उसने जल्दी से उस विचार को दूर कर दिया। यह असंभव था। मैं उस मामले में इंतजार करूंगी। जियू यंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक तरफ हट गई और दीवार से पीठ टिकाकर इंतजार करने लगी। हालांकि उसका दिमाग उलझन में था। वह अभी भी उन लड़कियों की बातें नहीं भूली थी जो उसने रास्ते में सुनी थी। लड़कियां खुशी खुशी झांग वेई और हितेश के साथ अच्छे लगने और भविष्य में उनकी संभावित शादी के बारे में बात कर रही थीं। वह जानती थी कि यह शायद कुछ अज्ञानी युवाओं की बकवास है, लेकिन फिर भी वह इस विचार को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। इस विचार से ही उसका दिल बेचैन हो उठा। एल्डर रेन से मिलो और सारी तैयारियां कर लो। तुम तीनों अपने शिष्यों के साथ अगले सप्ताह प्रस्थान करोगे, फैंग यू ने अपने सामने खड़े दोनों एल्डर से कहा। वह अभी भी कभी कभी किसी अज्ञात कारण से अपनी कलाई रगड़ते हुए देखी जा सकती थी। हम कर गे। झांग वेई ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। ली यूनिफेग भी गहरी सोच में डूबे हुए जाने के लिए मुड़े। इस बात से परेशान होने के बजाय कि उसे एक कष्टदायक स्थान पर जाना पड़ रहा है, वह खुश महसूस कर रहा था। वह अभी भी उस अपमान को नहीं भूला था जो उसने तब महसूस किया था जब हितेश ने उसके शिष्य को सेवक बनने के लिए मजबूर किया था, साथ ही जब हितेश की वजह से एक महान बुजुर्ग ने उसकी पिटाई की थी। यह उसके लिए हितेश से बदला लेने का अवसर था। झांग वेई महल से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वह उड़ने वाली थी, वह रुक गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है और यह नजर उसे असहज महसूस करा रही थी। उसने पलटकर देखा तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महान बुजुर्ग थे। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, महान बुजुर्ग? झांग वेई ने पूछा। आमतौर पर ज्यादातर बुजुर्ग महान बुजुर्गों से बातचीत करने से बचते हैं क्योंकि वे किसी को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन झांग वेई अलग थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी। दूसरी ओर ली यूनिफेग को पहले ही एक महान बुजुर्ग ने पीटा था। वह आखिरी चीज जो वह करना चाहता था वह थी एक महान बुजुर्ग से संबंधित एक और झंझट में घसीटे जाना। वह बिना पीछे देखे ही उड़ गया। आप एल्डर रेन के बारे में क्या सोचते हैं? जियू यंग ने पूछा। वह सीधी थी लेकिन अस्पष्ट भी थी। मैं प्रश्न को समझ नहीं पा रही हूँ। महान बुजुर्ग को स्पष्ट करना होगा, झांग वेई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शियू यंग उससे हितेश के बारे में उसकी राय क्यों पूछ रही थी। चाहे वह हितेश के बारे में कुछ भी सोचती हो, लेकिन इसका महान बुजुर्ग से क्या लेना देना है? क्या हितेश के प्रति उसकी कोई दुश्मनी थी? वह सोच रही थी। तुम्हें अच्छा लगता है? शियू यंग ने यथासंभव स्पष्ट होने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपना प्रश्न पूरा कर पाती, महल के अंदर से एक आवाज आए। चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, तो अंदर क्यों नहीं जाते? यह आवाज संप्रदाय प्रमुख की थी, जिसने पहले ही उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया था।
शियू यंग ने झांग वेई को देखा, लेकिन उसने अपना सवाल पूरा नहीं किया। वह बस पलट गई और महल में प्रवेश कर गई। झांग वेई उलझन में रही, सोचती रही कि वह क्या पूछने वाली थी। अंत में उसने बस इस अजीब मुठभेड़ को अपने दिमाग से निकाल दिया और चली गई। डॉट 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 अजीब बात है, मुझे अचानक ये बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। हितेश सिंहासन कक्ष में खड़ा था और सेलेस्टे को खाते हुए देख रहा था। तभी उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। बस सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने आसपास की चीजों की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। उसे अपनी जगह पर कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन वह अजीब सा एहसास अभी भी था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ गलत जरूर हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। केक खत्म करो और फिर मैं येलेन से कहूंगा कि वह हमें वापस ले जाए, उसने सेलेस्टे से कहा, जिसने अभी आधा केक ही खाया था। इस जगह पर उसके लिए करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उसे जो चाहिए था वह पहले ही ले चुका था। इसके अलावा वह यहाँ नहीं रहना चाहता था। नेक्रोमेंसर टॉवर मास्टर के बारे में थोड़ा चिंतित था। उन्होंने नेक्रोमेंसर टॉवर के एक शक्तिशाली सदस्य को मार डाला था, और अगर वह व्यक्ति यहाँ आ सकता है तो इसका मतलब है कि नेक्रोमेंसर टॉवर मास्टर भी ऐसा ही कर सकता है। भले ही वह इस जगह का शासक था, लेकिन वह कोई भी अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वह अभी नेक्रोमेंसर टॉवर मास्टर को नहीं हरा सकता था। ऐसा करने से पहले उसे अभी भी कुछ खत्म करना था। सेलेस्टे के केक खत्म करने के बाद हितेश ने सिंहासन साफ किया और वहीं बैठकर येलेन को वापस आने के लिए पुकारने लगी। येलेन वापस लौटी, उसके सामने ऐसे प्रकट हुई जैसे उसने टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल किया हो। हालांकि इस बार वह अकेली नहीं थी। स्पिरिट क्वीन फेलोना और उनकी 2 बेटियां भी उनके साथ थीं। क्या तुम्हें कुछ कहना है? हितेश ने एक पैर दूसरे पर रखते हुए रेसिपी की ओर देखा। उस लड़की ने उसे दिन भर में बहुत परेशान किया और से विकृत कहना बंद नहीं किया, लेकिन इस बार वह नीचे देख रही थी और कुछ हद तक झिझक रही थी। हितेश को ये सब बहुत मजेदार लगा। वह देखना चाहता था कि क्या अभी उसमें ऐसा करने की हिम्मत है। टस्क रेसिपी ने जीभ चटकाए, लेकिन कुछ नहीं बोली। अनिच्छा से ही सही, उसने अपना मुंह बंद रखा। एस्टेलिना भी अजीब लग रही थी। वह हितेश को यहाँ ये सोचकर लेकर आई थी कि वह अपनी माँ की मदद करके इंसानों की दुनिया के कुछ रहस्यों को उजागर कर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि हितेश आत्मा